Yes, good evening to all of you friends. We'll start the class at 9 p.m. Few more seconds to go. Alright friends, so now 9 p.m. we'll start this class. My first question is, can you see me, can you hear me, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टू फर्स्ट नोट करें. कोमल, रेवती, अंकित, अर्जुन, मयंक, अंकित, सैनी, कोमल एंड नंदन से मूव फॉरवर्ड. 2% लोग नहीं देख सकते तो कीबोर्ड पे कंट्रोल या कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करो. क्रोम ब्राउज़र यूज़ करो, डिसेबल करो, इनकॉग्निटो मोड में लॉगिन करो. मोबाइल से देख रहे हैं, इंटरनेट की स्पीड सही हो, देन इट शुड वर्क. क्लास में जो भी डाउट है नोट पेन से लिख दीजिए. क्लास करने के बाद गूगल फॉर्म से पूछ लीजिए लिंक चैट बॉक्स के फर्स्ट सेक्शन में. फिर बुधवार को मैं एक साथ जवाब अपलोड करता हूँ. तो हम लोग पढ़ रहे हैं इकोनॉमी और उसके अंदर फर्स्ट पिलर मनी बैंकिंग फाइनेंस इंश्योरेंस ओवर. सेकंड पिलर बजट टैक्सेशन. आज भी लेक्चर है, कल सोमवार को भी लेक्चर है, तो कल खत्म हो जाएगा. इसमें जो भी डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी, ब्लैक मनी, फाइनेंस कमीशन, सब्सिडी इधर तक निपटा था. आज हम लोग पिलर 2D में डिसइन्वेस्टमेंट कल रात खत्म किया था. आज डेफिसिट, उसके बाद कल एफआरबीएम एक्ट वगैरह हम देखेंगे. नाउ देखिए, नोट पेन लेके बैठिए और आज तो खास लेके बैठिए. उसका कारण ये, आज बहुत सारी फॉर्मूलाएं आएंगी डेफिसिट रिलेटेड. और वैसे सब हैंडआउट में दिया ही है, पर कुछ लोगों का कॉम्प्रिहेंशन पावर थोड़ा कम होता है, तो इनको दिमाग में उतरता नहीं. नहीं उतरता, इसका एक ही जवाब है, क्या खुद से हाथ से बनाते रहो कि अच्छा ये उसमें से ये माइनस किया तो ये बना, वगैरह वगैरह. तो डेफिसिट आज हम समझेंगे. देखिए, अगर सरकार को 20 की इनकम होती है लेकिन खर्चे 26 के हैं, तो 6 रुपये का लॉस चल रहा है. इसे हम क्या कहें, डेफिसिट बजट है. यूजुअली इस टाइप का बजट बनता है. कभी ऐसा हो कि इनकम 20 हो लेकिन खर्चे सिर्फ 15 हो, तो यानी 5 का प्रॉफिट हो गया, तो इसे हम कहें सरप्लस बजट. ऐसा यूजुअली असल जिंदगी में सरकार के साथ होता नहीं है, क्योंकि स्वाभाविक है, जितना टैक्स में पैसा आएगा, डिविडेंड में, रेलवे टिकट से आएगा, उसके मुकाबले जितने गरीब लोगों की योजना चलानी है, जितने एम्प्लॉइयों को सैलरी देना है, जितने अपने पड़ोसी देश हैं जो हमें बहुत इतना प्रेम और भाईचारा रखते हैं, तो उनके लिए अपनी कम्युनिटी खड़ी रखनी है, तो स्वाभाविक है यू हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी. तो सरप्लस बजट रियल लाइफ में मुश्किल है किसी देश के लिए. मान लीजिए कोई ऐसा बजट हो कि इनकम भी 10 है, खर्चे भी 10 है, तब क्या कहेंगे, बैलेंस्ड बजट है, संतुलित बजट है. देखिए, क्लासिफिकेशन तो हमारा खत्म हो गया कि बजट का रेवेन्यू पार्ट क्या था. रेवेन्यू पार्ट में क्या था भाई, एक तो इनकम, तो टैक्स इनकम हो गई, और दूसरा बिना टैक्स की भी इनकम होती है. कंपनियों से डिविडेंड लिया, रेलवे की टिकट बेची. फिर खर्चे देखे थे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सबसे ज्यादा खर्चा क्या, पुराने लोन का ब्याज चुकाओ, सब्सिडी दो गरीबों को, अपने एम्प्लॉइज को सैलरी पेंशन दो वगैरह. उसके बाद हमने बजट का कैपिटल पार्ट देखा था. कैपिटल पार्ट के अंदर भी हमने देखा था पैसा आता कहाँ से. एक तो उधारी में पैसा लेके आओ, इंटरनल सोर्सेज से करीब 15 लाख करोड़ रुपए, एक्सटर्नल सोर्सेज से करीब 23,000 करोड़ रुपए. बिना उधारी के भी पैसा आ सकता है, जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट का. फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर आउटगोइंग में क्या है, जो भारत सरकार लोन के रूप में स्टेट्स को, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश को पैसा दे दे, हाईवे मशीनरी वगैरह में जो पैसा इन्वेस्ट करे. सो दैट इज ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर. अब आज तो हमें एक मेन बात है डेफिसिट. चार जात की डेफिसिट होती है, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट. कुछ दम है नहीं, पर नोट में लेके आप लिखते रहना. और भी कंसेप्ट है, पर मेन चीज तो डेफिसिट फॉर्मूला है. देखिए, ये जो डेफिसिट फॉर्मूला है, जो मैं सिखाऊं उतना स्वीकार करना है और रट लेना है. उसके बाद उसकी पंचायत में जाना नहीं है. द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को पूछा कि अश्वत्थामा मर गया, तो युधिष्ठिर का जवाब आपको पता है, क्या मर गया. लेकिन वो आदमी मरा कि हाथी मरा, मेरे को नहीं पता है. सेम वे मैं आपको कहूं, डेफिसिट की ये फॉर्मूला है. मान लो x = y + b, तो अब इसमें z है कि नहीं, जवाब मेरे को नहीं पता, मैं ढूंढने नहीं गया, क्योंकि बुक में लिखा है x = y + b, तो उतना डबल करके आगे बढ़ना है. सड़क का सान नहीं बनना है, इसका घोड़ा बनना है. तो ये है कि नहीं, वो है कि नहीं, भाई नहीं है, जो है वही आपको पड़ा है, ढूंढने मत बैठो. अब समझिए, सरकार की इनकम हो रही है 35 लाख करोड़ और सरकार के खर्चे हैं 50 लाख करोड़, तो मतलब डेफिसिट है, घाटा है 15 लाख करोड़ का. अब क्या कोई दिक्कत ही नहीं, 15 लाख करोड़ की डेफिसिट है, बराबर इतनी खाई हमको पूरी करनी है, तो नए नोट छाप दो. नए नोट छापेंगे तो महंगाई बढ़ जाएगी ना. अगर बाजार में इतना माल सामान नहीं है, सरकार ने नोट छाप के गरीबों में बांट दिया, कोई योजना चला दी, देन इट विल क्रिएट प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन. तो प्रैक्टिकल बात नहीं. आपके कोई नहीं तो फिर टैक्स बढ़ा दो. 15 लाख करोड़ कम पड़ रहा है तो जीएसटी बढ़ा दो, इनकम टैक्स बढ़ा दो, वगैरह वगैरह. लेकिन मैंने आपको आगे भी बताया था कि अगर हम टैक्स बढ़ाते हैं तो जनता फिर नए मोबाइल फोन्स नहीं खरीदेगी, नया पीसी लैपटॉप कुछ नहीं खरीदेगी, तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा, इकोनॉमिक आउटपुट या जीडीपी कम हो जाएगा. इस कारण से टैक्स मल्टीप्लायर इज नेगेटिव मल्टीप्लायर. टैक्स जितना बढ़ाते हैं जीडीपी को, वो हानि करता है, इट हार्म्स द जीडीपी. याद करो, हमने लाफेर का पढ़ा था कि एक से ज्यादा अगर इनकम टैक्स बढ़ाएंगे तो गवर्नमेंट की फिर इनकम बढ़ेगी नहीं. अगर 100% इनकम टैक्स होगा तो जनता काम करना ही छोड़ देगी, तो असल में कमाई होगी जीरो. तो ये भी प्रैक्टिकल बात नहीं कि 15 लाख करोड़ का लॉस चल रहा है, नए नोट भी नहीं छाप सकते, ज्यादा टैक्स भी नहीं बढ़ा सकते, तो क्या करना चाहिए. मतलब समझो, देयर इज अ डेफिसिट ऑफ 15 लाख करोड़, वी हैव टू फिल अप दिस डेफिसिट. इसको हम कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग, घाटे का वित्त पोषण. तीन तरीके से हो सकता है. नोट छाप दो, प्रैक्टिकल बात नहीं, टैक्स बढ़ा दो, प्रैक्टिकल बात नहीं. देन थर्ड वे इज व्हाट, बोरो द मनी, उधारी में लेके आओ 15 लाख करोड़, तो हो गया आपका डेफिसिट प्रॉब्लम सॉल्व. तो ये हुआ डेफिसिट फाइनेंसिंग का तीसरा तरीका, जो असल में सरकार करेगी. तो इनकम 35, एक्सपेंस 50, सो देयर इज अ डेफिसिट ऑफ 15 लाख करोड़, तो कर्जे में सरकार 15 लाख करोड़ लेगी. तो भारत का फिस्कल डेफिसिट कितना है, राजकोषीय घाटा 15 लाख करोड़, खेल खत्म. तो बात तो सिंपल सी है कि जितना इनकम है उसके मुकाबले एक्सपेंस ज्यादा है, तो जितना ज्यादा उतना लोन लेना पड़ेगा, दैट इज फिस्कल डेफिसिट. लेकिन आपको हमें एग्जाम पास करनी है, तो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर्मूला. देखिए, मैं अभी आपको 2-3 बार बोला कि 35 लाख करोड़ की गवर्नमेंट की इनकम है. कहां से इनकम है याद करो, इनकम टैक्स लिया, जीएसटी लिया, रेलवे टिकट बेचे, डिसइन्वेस्टमेंट किया, ये सब में से रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट बोल के 35 लाख करोड़ रुपए आए. लेकिन सामने खर्चे भी होते हैं सरकार के. खर्चे में क्या क्या आएगा, स्टाफ को सैलरी देना है, हाईवे बनाना है, गरीबों को सब्सिडी देना है. ये सब के चलते 15 लाख करोड़ रुपए आउटगोइंग खर्चा हो रहा है. तो 35 इनकम, 50 एक्सपेंस, सो देयर इज अ लॉस ऑफ 15, तो बस ये 15 जो है वही फिस्कल डेफिसिट है, उतना हमको पूरा करना है. तो ये एक बात हुई. अब हालांकि हमें फॉर्मूला रखनी है, तो हम इसको और ब्रेक डाउन करते हैं, इसको और आसान बनाते हैं. बजट के मैंने आपके आज के लेक्चर में शुरू में बताया, रेवेन्यू पार्ट में और कैपिटल पार्ट में बजट होता है. तो रेवेन्यू पार्ट में ये जो भी टैक्स का, रेलवे टिकट का, डिविडेंड का पैसा है 34 लाख करोड़ से. खर्चे सब्सिडी के, पुराने लोन के ब्याज चुकाने, वो सब 39 लाख करोड़ है. कैपिटल पार्ट ऑफ द बजट में लोन में पैसा लिया, डिसइन्वेस्टमेंट किया, ये सब मिला के करीब 16 लाख करोड़ हो रहा है. और खर्चे ये सब हाईवे हॉस्पिटल बनाने के 11 लाख करोड़ है. तो अभी आप सोचो, भारत सरकार की टोटल इनकम कितनी है. तो ग्रीन कलर के जो सेल है 34, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल पार्ट में 16 लाख करोड़, तो कितना हो गया, 50 लाख करोड़ की टोटल इनकम. सरकार के टोटल खर्चे कितने हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ये सब्सिडी वगैरह के खर्चे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, हाईवे हॉस्पिटल के खर्चे, 39 + 11 50 लाख करोड़. तो इधर तो आप देखो, आंकड़े अपने मैच नहीं हो रहे. टोटल इनकम भी 50 है, टोटल एक्सपेंस भी 50 है, तो बजट डेफिसिट क्या है, इनकम माइनस एक्सपेंस, तो जवाब जीरो हो गया. तो मतलब जवाब जीरो कैसे हो गया, तुम अभी तक तो बोले लॉस है 15 लाख करोड़ का, इधर तुम बोले जीरो है, ये कैसे. वो ऐसा है कि फिल्म अपनी फ्लॉप नहीं है दिखाने के लिए, आप जानते हैं प्रोड्यूसर खुद ही टिकट खरीद लेते हैं. उसी तरह सरकार क्या करेगी, उनको पता है कि हमारा लॉस तो है कितना, 15 लाख करोड़ का, तो मारपीट के हम लोग उधारी करके लाएंगे पैसा और जवाब जीरो करेंगे. तो बात ऐसी है. आप याद करो, लेट मी गो बैक. जो कैपिटल पार्ट ऑफ द बजट था, उसकी खास बात क्या होती है कि जो आप लोन में पैसा लेते हैं, वो सब वहां पर इनकम या रिसीट के रूप में लिखा जाता है. तो असल में समझो, यहाँ पर ये 15 लाख करोड़ उन्होंने
लोन में लिया है, फिर डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह का कुछ आएगा, ये सब कुछ जोड़ोगे तो 16 लाख करोड़ बनता है। तो यहाँ पर आपको दिखता है पॉजिटिव नंबर, बट असल में ये तो डेट से आया ना, ये पैसा इनकमिंग है बराबर, ये लोन का पैसा है। इस कारण से वो लोन में 15 लाख करोड़ लेके उन्होंने मारपीट के जवाब जीरो किया है। तो इट विल लुक लाइक दिस। बात ऐसी है कि जब हम कैपिटल पार्ट ऑफ द बजट की बात करते हैं और उसमें इनकम मैंने आपको बताया 16 लाख करोड़ है, पर भाई इसके अंदर 15 लाख करोड़ तो उधारी में लाया ना वो इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज से, इस कारण से ये सब बैलेंस हो गया, जवाब जीरो हो गया। तो टोटल इनकम 50 बराबर, टोटल एक्सपेंस 50 बराबर, जवाब हो गया जीरो, बजट डेफिसिट बराबर। बट इट इज बिकॉज ऑफ दिस थिंग कि आपने लोन में पैसा लिया और उसको भी आप इनकम के रूप में दिखाते हो, इस कारण जवाब जीरो आता है। तो बजट डेफिसिट तो हमेशा जीरो ही रहेगा। तो फिर पता कैसे चले सरकार ठीक चले कि खराब चले? तो आपने क्या करना होगा कि इस चीज को, ये बोरोइंग को इसमें से माइनस करो। तो इनकम 50, एक्सपेंस माइनस 50, बोरोइंग उसको और माइनस करो 15, तो फिर आपको जवाब मिलता है फिस्कल डेफिसिट, वो जो भी है माइनस 15 लिखो प्लस 15 लिखो, कुल मिला के बात यह है कि सरकार ने 15 लाख करोड़ का लोन लिया है, इस कारण से जवाब जीरो है। बट यस द बजट लुक्स बैलेंस्ड, बट इन रियलिटी इट इज नॉट बैलेंस्ड, क्योंकि डेफिसिट तो है, क्योंकि कैपिटल पार्ट ऑफ द बजट में हमने देखा कि कैसे ये डेट में ये इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेज से लोन में पैसा लाया जाता है। बस तो इसी सबको एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है कि ये जो फिस्कल डेफिसिट है जो भी है 15 लाख करोड़, इसको जीडीपी के परसेंटेज के रूप में एक्सप्रेस करो अराउंड 4.4%, तो दैट इज फिस्कल डेफिसिट टारगेट फॉर 2025 का बजट। अब देखिए एनसीईआरटी क्लास 12 की फॉर्मूला हम देखते हैं। फिस्कल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 39 50 लाख करोड़, एंड टोटल रिसिट या इनकम कितनी है वो भी 50 लाख करोड़ में देखा, बट एक्सक्लूडिंग द बोरोइंग, एक्सक्लूडिंग मतलब क्या, उसको माइनस करो, इग्नोर करो, तो एक्सक्लूड द बोरोइंग कितना था 15 लाख करोड़। बस तो अब जो जवाब है वो क्या है, टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंस, उसका डिफरेंस माइनस और करो बोरोइंग, तो जवाब आएगा प्लस 50 माइनस 50 तो 15 लाख करोड़ आ गया, व्हिच इज फिस्कल डेफिसिट। आपके प्लस 15 लिखना है कि माइनस 15 लिखना है, जवाब दोनों सही है, वो तो डिपेंड करता है एमसीक्यू में क्या ऑप्शन दिया गया है। ये 30 सेकंड के बाद दिमाग में उतारो, नोट पेन हो तो लिख भी दो। राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और ऋण ग्रहण को छोड़कर कुल प्राप्तियों का अंतर है। मतलब ये देख के दिमाग चक्र में बोलना क्या चाहते हो। इस कारण से इंग्लिश और माफी इकोनॉमी और साइंस दोनों के जो एमसीक्यू है, इंग्लिश में पढ़ने चाहिए, जल्दी आसानी से उतर जाएगा। हिंदी पढ़ोगे तो उन्हें खुद ही कसम खाइए कि हिंदी वालों को समझ नहीं आना चाहिए। इंग्लिश पढ़ो बहुत आसान है। फिस्कल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, बात खत्म। तो ये डेफिनेशन याद रखनी है। वो सीधा ही उठा के पूछते हैं द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर द टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग द बोरोइंग, तो क्या है जवाब फिस्कल डेफिसिट, अभी तो पढ़ा भाई, तो ये याद रखना है। दूसरा जो तमिलनाडु की टेक्स्ट बुक है वो थोड़ा इसको अलग से इंटरप्रेट करते हैं। वो ये कहते हैं कि फिस्कल डेफिसिट मींस बजट डेफिसिट प्लस गवर्नमेंट्स मार्केट बोरोइंग एंड लायबिलिटीज। मतलब वो ऐसा बोले बजट डेफिसिट क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू। तो बजट डेफिसिट हम ऐसे निकाले कि टोटल इनकम कितना है 50 लाख करोड़, टोटल एक्सपेंस कितना है 50 लाख करोड़, तो 50 माइनस 50 तो जब आएगा बजट डेफिसिट जीरो, जो मैंने आपको बताया, तो वो बराबर है। अब तमिलनाडु को क्या कह रहा है कि इसके एक स्टेप आगे बढ़ो ना, कि ये जो बजट डेफिसिट है कितनी जीरो, उसमें प्लस ऐड करो गवर्नमेंट्स मार्केट बोरोइंग्स एंड लायबिलिटी, मतलब जो उधारी में पैसा लिया, तो बजट डेफिसिट जीरो प्लस उसमें आप ऐड करो प्लस बोरोइंग कितना 15 लाख करोड़, तो जब क्या आएगा जीरो प्लस 15 तो जब है 15, तो फिस्कल डेफिसिट इज 15। तो ये फॉर्मूला भी करेक्ट है, आपको याद रखनी है। अगेन आई गिव यू 30 सेकंड्स, इसको दिमाग में उतारिए। अब यहाँ पर सिंपल है, टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस, मतलब दोनों का डिफरेंस बजट डेफिसिट, उसमें आप लोन का पैसा ऐड कर दो, फिस्कल डेफिसिट मिलती है, कोई रॉकेट साइंस है नहीं। पर अभी कुछ लोग क्या करते हैं कि उनको वकील बन जाना है, तो वो कहेंगे देखो बजट डेफिसिट में लिखा टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, मतलब वहां पर कैपिटल अकाउंट की बात नहीं करनी है, इसलिए ये सब खिचड़ी हो रही है और मैच नहीं होगा, वैसा इसमें घुस जाते हैं। लेकिन बजट डेफिसिट क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू। तो रेवेन्यू शब्द मतलब वो ऐसा बोलते हैं कि जो रेवेन्यू पार्ट ऑफ द बजट है बस उसकी बात करो, रेवेन्यू कैपिटल में वो जा रहे हैं, जबकि समझो रेवेन्यू यहाँ पर वो ब्रॉड कंटेक्स्ट में बोला है कि जितनी आमदनी होती है उसकी वो बात कर रहा है। क्योंकि अगर आप ये बॉक्स के ऊपर का टेक्स्ट पढ़ो आराम से, वो क्या बोला है, बजट डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रिसीट्स एंड टोटल एक्सपेंडिचर बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल। तो इसका मतलब कि टोटल रिसीट में भी बोथ रेवेन्यू कैपिटल, टोटल एक्सपेंडिचर में भी बोथ रेवेन्यू कैपिटल, तो वो क्लियरली सब है। अब खुद से कोई आदमी कहे मेरे को अपना पेट दबाना है, फिर मेरे को पेट में दर्द होता है, तो दैट कैन नॉट बी हेल्प। सिंपल चीजें सिंपल रखिए, जटिल मत कीजिए। तो फिस्कल डेफिसिट कितनी है याद रखें 2025-26 के लिए 15 लाख करोड़ है, जीडीपी के परसेंटेज के रूप में 4.4% है, ये याद रखना है। इकोनॉमी में सारे नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये वाला इंपॉर्टेंट है। कुछ बार स्टेट सर्विस वगैरह में सीधा पूछते हैं, मेंस में भी जब आप जवाब लिखते हैं तो अगर आप ये डेटा कोड कर सके इट इज वेल एंड गुड। अब ये जो फिस्कल डेफिसिट है ये 3-4 लाइन है, सारी लाइन हम समझेंगे, अभी हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं फिस्कल डेफिसिट विच इज द ब्लू लाइन, ये वाली। तो 2019 तक तो ये जीडीपी का जो भी 4% के आसपास था, फिर आया कोरोना, तो स्वाभाविक कोरोना में खर्चे बढ़ गए, लेकिन सामने टैक्स भी आती थी सरकार, पर खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ गए, जितना सब स्कीम चलानी थी, एम्बुलेंस, मास सैनिटाइजर, बहुत कुछ, तो बढ़कर फिस्कल डेफिसिट हो गई 9% ऑफ द जीडीपी। फिर सरकार ने कहा कंट्रोल में करो, तो धीरे धीरे 6 पे लाए, फिर 6 पे, फिर 5 पे, फिर 4 पे, फिर 4.4 पे अभी लेके आए। तो ये ग्राफ कैसे जा रहा है, धीरे धीरे नीचे उतर रहा है, जैसे वो ग्लाइडर होता है, ग्लाइडर जो होता है वो धीरे धीरे लैंड करता है, ऐसा वो कर रहा है। इसलिए सरकार हर बजट में क्या कहेगी कि वी आर ऑन द पाथ ऑफ फिस्कल ग्लाइड, मतलब हम धीरे धीरे फिस्कल डेफिसिट को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज द फिस्कल ग्लाइड। तो फिस्कल डेफिसिट नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइमरी डेफिसिट। मित्रों ये कबीर खान की एक मूवी आई थी 83, तो उसको बनाने का खर्चा जो भी 270 करोड़, लेकिन कमाया 193 तो लॉस में गया। अब स्वाभाविक है लॉस में तो कबूल नहीं करेगा, वो कहेगा तुम लॉस की बात मत करो, तुम हमारा आईएमडीबी रेटिंग देखो कि जो 7.5 है। उसी तरह सरकार चाहे किसी की भी हो, कांग्रेस बीजेपी, फिस्कल डेफिसिट होकर रहना है क्योंकि इनकम के मुकाबले एक्सपेंस ज्यादा ही रहेंगे। लेकिन अब वो जैसे जैसे बढ़ना चालू हो जाए तो सरकार क्या करे, तुम ये मत देखो, तुम आईएमडीबी रैंकिंग देखो। तो वो नए नए कंसेप्ट लेके आते हैं, उसमें एक है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट और दूसरा है प्राइमरी डेफिसिट। एक एक करके समझते हैं। फिस्कल डेफिसिट हमने निकाली कितनी 15 लाख करोड़ है। अब सरकार कहेगी वो सब तो ठीक है, लेकिन लेट मी गो बैक, ये जो बजट का रेवेन्यू पार्ट था बराबर, जिसके अंदर इनकम में हम लोग देखते थे टैक्स, डिविडेंड और रेवेन्यू का पैसा, और एक्सपेंस में हम देखते थे पुराने लोन का ब्याज चुकाना है, सब्सिडी देने गरीबों को, एम्प्लॉय को सैलरी देना है।
तो इसके अंदर रेवेन्यू पार्ट ऑफ द बजट सब टॉपिक एक्सपेंडिचर, उसमें ये पुराने लोन जो है उसका जो ब्याज चुकाना है वही 12 लाख करोड़ चुकाना है। तो जो अपनी फिजिकल डेफिसिट है 15 लाख करोड़, इसमें से माइनस कर दो, तो जो भी आवे 3 वो है प्राइमरी डेफिसिट। तो यहाँ पर हम लोग आए वापस, देखिए फिजिकल डेफिसिट कितनी 15 लाख करोड़, उसमें से इंटरेस्ट ऑन द अर्लियर लोन्स, पुराने लोन के जो ब्याज चुकाने वो माइनस करो, माइनस 12, क्योंकि ये तो क्या हमारे से पहले वाली सरकारों ने, कांग्रेस की सरकार ने, इसकी उसकी सरकार ने लिया था, तो वो सब माइनस करो। तो जो जवाब बचे जो भी 3 लाख करोड़ वो है प्राइमरी डेफिसिट। मतलब गवर्नमेंट ऐसा बोले, देखो हम नए काम के लिए जो नया लोन ले रहे हैं वो तो 3 लाख करोड़ था, ही है बाकी तो 12 लाख करोड़ तो ऐसा है, वो 15 लाख करोड़ में से 12 लाख करोड़ तो पुराने लोन का ब्याज चुकाने में चला जाना है, और वो तो कांग्रेस और पुरानी सरकार ने किया था। अब प्राइमरी डेफिसिट पे फोकस करें। एनीवे सो वी हैव टू रिमेंबर द फार्मूला। बात तो वही है भाई कि इनकम टैक्स, जीएसटी, रेलवे टिकट वगैरह में से 35 आया, सैलरी सब्सिडी वगैरह में 50 लाख करोड़ चला गया, तो लॉस हुआ 15 लाख करोड़ का। अब सरकार कह रही है देखो पुराने लोन का ब्याज चुकाने में भी 12 लाख करोड़ तो जाना है, तो ये जो उधारी 15 लाख करोड़ ली उसमें से 12 लाख करोड़ तो उसमें जा रही है, तो जो बाकी बचा दैट इज प्राइमरी डेफिसिट। तो 15 माइनस 12 इक्वल जो भी 3, दैट इज प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट इज डन, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट टू बी रिपेड ऑन द प्रीवियस लोन्स। फिजिकल डेफिसिट देखिए, अब आते हैं रेवेन्यू डेफिसिट एंड इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट पे। रेवेन्यू डेफिसिट आसान है कि रेवेन्यू पार्ट ऑफ द बजट में ये टैक्स में, डिविडेंड में, रेलवे टिकट में कितना पैसा है 34 लाख करोड़, और सामने खर्चों में पुराने लोन के ब्याज 12 लाख करोड़ गया, फिर ये सब्सिडी का 4 लाख करोड़ गया, आप सैलरी में देना वगैरह हो गया, वो जो भी 39 लाख करोड़ जा रहा है। तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होगा 34 माइनस 39 तो 5 लाख करोड़, और जीडीपी के परसेंटेज के रूप में निकालो तो 1.5% ऑफ द जीडीपी, तो 1.5% ऑफ द जीडीपी दैट इज द रेवेन्यू डेफिसिट। अगर ठीक है ये तो हो गया, तो फिर कैपिटल डेफिसिट नहीं होता है। देखिए कैपिटल डेफिसिट इसलिए नहीं होगा क्योंकि ढेर सारा लोन में लेके रखेंगे ना भाई। लेट मी गो हियर, रेवेन्यू पार्ट ऑफ द बजट में क्या है, इनकम 34 है, एक्सपेंस 39 है, तो इस हिसाब से 5 लाख करोड़ का हो गया ना रेवेन्यू डेफिसिट। आप कहते हैं कैपिटल पार्ट में भी डेफिसिट होता होगा, उसमें नहीं होगा क्योंकि वहां तो समझो ना लोन का ही पैसा 15 लाख का लिया है, 15 लाख करोड़ का, उसमें डिविडेंड वगैरह जोड़ो तो 16 लाख करोड़ प्लस में आ रहा है, और खर्चे हाई हॉस्पिटल कितना बनाई सर 11 लाख करोड़ का, तो यहाँ पर समझो डेफिसिट नहीं है, यहाँ तो पॉजिटिव है जो भी 5 लाख करोड़। यार तो रेवेन्यू डेफिसिट वी हैव सीन अभी। ओके, रेवेन्यू डेफिसिट 34 माइनस 39 इक्वल 5 लाख करोड़, दैट इज रेवेन्यू डेफिसिट। अब आप याद करो एक दो दिन पहले जब हमने फाइनेंस कमीशन पढ़ा था कि भारत सरकार को 100 रुपये जो भी जीएसटी में इनकम टैक्स में आया, तो फाइनेंस कमीशन ने कहा इसमें से 41 रुपीज नीचे दे दो स्टेट्स को, जिसको हमने कहा टैक्स डेवल्यूशन। तो यूनियन से स्टेट को पैसा जाता है बराबर, एक तो जाता है ये फाइनेंस कमीशन का टैक्स डेवल्यूशन कितना 41% ऑफ द टैक्स कलेक्शन। उसके अलावा अतिरिक्त एडिशनली फाइनेंस कमीशन याद करो ग्रांट्स भी देता था ना पंचायती राज बॉडी को डिजास्टर मैनेजमेंट के वास्ते वगैरह वगैरह, तो ये भी जा रहा है। अब कुछ लोगों को तो याद भी नहीं आ रहा, तो भाई फाइनेंस कमीशन देख के आओ, वो सब 6,000 की ग्रांट वगैरह सब हमने देखा था व्हाट 2-3 डेज अगो। तो यूनियन से स्टेट को जो पैसा जाता है असल में 3 तरह से जाता है। पहला तो फाइनेंस कमीशन जो टैक्स डेवल्यूशन कर दे 41%, दूसरा जो फाइनेंस कमीशन ये पंचायती राज बॉडी डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह के लिए ग्रांट्स में पैसा दे दे, तीसरा भारत सरकार की खुद की योजना मान लो समग्र शिक्षा स्कीम, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, फसल बीमा, उसमें कुछ पैसा जाता है, दैट इज आल्सो करेक्ट। तो 3 तरीके से नीचे पैसा जाता है। चौथा भी जा सकता है, कल याद करो केपेक्स लोन्स, मतलब यूनियन गवर्नमेंट स्टेट्स को 50 साल के लिए लोन देते ब्याज नहीं मांगे, तो चौथा भी तरीका हो सकता है। वरना वो सब डाल के इधर कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, वी हैव टू फोकस ऑन दिस पार्ट फाइनेंस कमीशन के ग्रांट्स। अब होगा ये यूनियन बजट में रेवेन्यू पार्ट, उसमें एक्सपेंडिचर, तो ये फाइनेंस कमीशन ने सब ग्रांट्स दिलवाए पंचायत बॉडीज के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। अब ये जो ग्रांट्स है उसमें ये भी हो सकता है कुछ पैसा जाए कि एडवर्टाइजमेंट में चला गया, कुछ सैलरी में चला गया, XYZ जो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। लेकिन मान लो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कोई क्रेन बुलडोजर खरीद लिया, पंचायत या स्कूल का नया बिल्डिंग बना दिया, तो ये सब तो असल में क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि परमानेंट एसेट्स आर बीइंग क्रिएटेड। लेकिन वो क्या रहा है ये सब हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लिख दिया, जबकि वो असल में जा रहा है वो इस टाइप का खर्चा है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो ये लोग कहेंगे कि देखो रेवेन्यू डेफिसिट हमने निकाली कितनी 34 माइनस 39 यानी 5 लाख करोड़, लेकिन इसमें तो ऐसा भी सब हमारा कैलकुलेट हो गया जो असल में ग्रांट्स ऐसी थी जो कैपिटल पार्ट ऑफ द बजट में जानी थी, वो करीब 4 लाख करोड़ की ये सब ग्रांट्स जा रही है, जिससे ये जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट पंचायत भवन XYZ कुछ होना है। तो तुम रेवेन्यू डेफिसिट में से ये सब ऐसी ग्रांट्स उसको माइनस करो जो कि असल में जाएंगी जिससे कुछ एसेट्स क्रिएट होने वाली है। तो जो भी 5.23 लाख करोड़ रेवेन्यू डेफिसिट माइनस 4.27 लाख करोड़ की ऐसी ग्रांट्स जा रही है, अलग अलग कैपिटल एसेट क्रिएट होंगी उसकी मदद से, तो फिर जो बचे 96,000 करोड़ या 0.3% ऑफ जीडीपी, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, प्रभावी राजस्व घाटा। अब कैसा मार पीट के क्या ही लाना था भाई, अगर इतना ही होशियारी थी तो ये सारे ग्रांट्स इधर ही लिख देते ना कैपिटल पार्ट ऑफ द बजट में, एंड आई एग्री विद यू। पर असल में तो समझो ग्रांट्स हैं तो टेक्निकली ग्रांट्स और रेवेन्यू पार्ट, वो नीचे आपने किसी को, वो ऐसी बात है हमने किसी सोल्जर को भारत सरकार ने सैलरी दी, अब उससे वो सोल्जर जाके घर पे जीप खरीदे, शेयर बाजार में इन्वेस्ट करे, तो हम कहते देखो वापस कैपिटल एसेट क्रिएट हो गई, तो अब इसको भी कैपिटल एक्सपेंडिचर चाहिए, तो गलत बात है ना। और ये असल में वही है भाई कि 83 मूवी टाइप का इनका लॉजिक चलता है, 83 टाइप मूवी का लॉजिक चलता है कि तुम ये लॉस की बात मत करो और फिर नया लेके आएंगे कि IMDb का रेटिंग देख लो हमारा। तो फिस्कल डेफिसिट तो काबू में रहनी नहीं है, जनता विपक्ष वगैरह के लिए क्या इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट ऐसी नई चीज, ये असल में पी चिदंबरम के जमाने में उन्होंने ये नया लेके आए थे, क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट उनसे काबू में होने रही थी। ऐसा प्राइमरी डेफिसिट मेरे ख्याल से जब मनमोहन सिंह के जमाने में फाइनेंस मिनिस्टर थे वो लेके आए थे शायद, इसलिए क्योंकि उनके जमाने में उनसे फिस्कल डेफिसिट काबू में नहीं रही होगी। फिर हमको एग्जाम पास करने विले में ये भी है और ये भी है। तो टू रिकैप टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस, तो वो क्या है बजट डेफिसिट, वो तो जीरो आना है, लेकिन उसमें आप मार्केट बोरिंग ऐड करो कितना 15 लाख करोड़ उधार लिया तो आ गया फिस्कल डेफिसिट। लेकिन फिर इन्होंने कहा नहीं फिस्कल डेफिसिट 15 लाख करोड़ अपन पुराने लोन के ब्याज उसमें से चले जाए 12 लाख करोड़ के, तो फिर हमने तो नया लोन तो सिर्फ 3 लाख करोड़ का लिया, बाकी तो पुरानी जो इनकम सरकारी थी उनका सब दिया जा रहा है, तो दैट इज प्राइमरी डेफिसिट। ये आप कल भी मेरे ख्याल से इतनी छुट्टी हो गया आराम से सुकून से ये सब हैंडआउट में भी दिया है, 2-3 बार लिख के फॉर्मूला रटोगे ये खत्म। इसके बाद अब समझो इसमें क्या नया हो सकता है, इसमें कुछ नया नहीं हो सकता अंटिल फरवरी 2026, क्योंकि फिक्स हो गया ना ये आंकड़ा है पूरे साल का बजट का, तो अब तो क्या होगा जो भी होगा अगले साल होगा, तो पूरे साल की जो भी थियरी समझो या करंट अफेयर समझो वो खत्म हो गया अपना, तो इट इज डन एंड डस्टेड। मेमोराइज करो जितनी एग्जाम आए जिधर परेशान करे आपको एमसीक्यू टिक करना है। बियॉन्ड दिस पंजाब में मत उतरना कि ये क्यों ऐसा फॉर्मूला है वो इसमें ऐसा नहीं लगता, वो सब ऐसी बात है, तंबूरा हाथ से क्यों बजाते हैं मुंह से क्यों नहीं बजाते, क्योंकि तंबूरा मुंह से बजाएंगे तो होठ छिल जाएंगे, दैट इज द लॉजिकल रीजन बिहाइंड दैट। इसके बाद आता है लेट मी चेक, इसको खत्म करते हैं फिर देख लेते हैं ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट और ये सब क्या मामला है। देखिए हम कहते हैं सरकार उधारी में पैसा ले रही है, तो सरकार तो अनेक स्रोत से उधारी में पैसा ले सकती है। जैसे हमें एक बुलेट ट्रेन लगानी है अहमदाबाद से मुंबई, तो उसके लिए जापान से पैसा लोन में आया है, कुछ हाईवे प्रोजेक्ट ऐसे वर्ल्ड बैंक ने लोन में दिया, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लोन में लिया, हो सकता है कुछ पैसा आरबीआई से लोन में लिया हो, हालांकि आरबीआई से लोन में लेते नहीं है, एफआरडीए में पर वो पूरा मामला क्या था पिलर 1 2 में देखा था, पर फिर भी समझो वेज एंड मींस एडवांस टाइप का कुछ टेंपरेरी लोन लिया हो, हालांकि वो फिस्कल डेफिसिट में काम नहीं होगा तो उसकी बात नहीं करेंगे, पर यानी मान लो कि लिया है चलो। फिर भारत में जो जनता है उनसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लोन में लिया,
बैंकों ने भी एसएलआर कोटे के नाम पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया, बाकी की जनता ने स्मॉल सेविंग स्कीम में किसान विकास पत्र, सुकन्या समृद्धि बेटी के नाम पे फिक्स डिपॉजिट कर लिया। तो ये सब भी आपने क्या, उसे हम कहें नेट बोरोइंग फ्रॉम होम। अब कुछ लोग इधर से उनके सर से ऊपर जाएगा कि ये सब क्या चल रहा है भाई। एसएलआर कोटा क्या, पिलर 1 2 में हमने देख लिया, स्मॉल सेविंग स्कीम क्या, पिलर 1 डी में देख लिया, इन्वेस्टर गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद सकते हैं, वो सब पिलर 1 सी में देख लिया। इसलिए तो समझो मैं बजट अभी पढ़ा रहा हूँ। ये मैंने बजट क्यों नहीं पढ़ा जब हमने फरवरी में कोर्स लॉन्च किया, क्योंकि तब हमने समझा नहीं था ना 6 पिलर है तो इसका लॉजिकल सीक्वेंस है, व्हाई वी आर एट पिलर 2, व्हाई दिस वाज नॉट पिलर 1। तो जो नए जुड़े हैं उनको मैं कहना चाहूंगा पहले आप वो सब खत्म करके आए तो फिर आपको इसमें चोट डूबेगी। एनीवे, सो माय पॉइंट इज, विदेशों से उधारी में लिया, आरबीआई से उधारी में लिया, एंड नेट बोरिंग फ्रॉम होम, घर से भी मतलब भारतीयों से भी उधारी में लिया। ये सब करके जो पैसा लोन में लिया मान लो 10 रुपए, उसको हम कहेंगे ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट, सकल राजकोषीय घाटा। हालांकि इसका हिंदी याद नहीं रखना है, पर सिंपल रीजन ये सब थियरी ऐसे, इसका मैक्सिमम एमसीक्यू बन सकता है, इसका मींस का सवाल नहीं बन सकता कि ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट क्या है। अब ये जो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट है 10 रुपए, उसमें से नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी मान लो 1 रुपया हो, वो माइनस करो। आपके नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी क्या है वो अगली स्लाइड में देखते हैं, अभी के लिए समझो कि ऐसा कुछ है। तो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी करो, जो भी 1 रुपया है। तो जो बचा वो क्या, वो तो वही बात हुई ना, फिस्कल डेफिसिट में से पुराने लोन का ब्याज जो चुकाना है उसको माइनस करो, तो जो बचे दैट इज ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट, तो 10 - 1 = 9। अब ये नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी क्या है वो भी हम समझेंगे, वो भी साइड में समझेंगे, पर पहले इतना लॉजिक दिमाग में उतारा, गिव 20 सेकंड्स। अब प्रश्न ये होगा कि चलो ठीक है मान लिया जो भी हम रख लेंगे, पर ये नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी क्या है, 1 रुपया जो तुम लेके आए, वो नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी कैसा है कि देखिए ब्याज ऐसी चीज है कि भारत सरकार कमाती भी है और चुकाती भी है। वैसा कि मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ओएनजीसी के बॉन्ड में इन्वेस्ट किया होता, यानी कि ओएनजीसी को लोन दिया होता, तो ओएनजीसी वाले भारत सरकार को इंटरेस्ट पे करते, या यूनियन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहते तो इंटरेस्ट रिसीव, मान लो 3 रुपए का ब्याज कमाया, पर सामने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी तो इन्वेस्टर से लोन लिया है गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करके, तो उसमें भारत सरकार उन इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट चुका रही है, मान लो वो चुका रही है 4 रुपीज। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है उसमें समझो यूनियन को जो पैसा आ रहा है वो माइनस में लिखना है, और यूनियन जो इंटरेस्ट दे रहा है सामने वो प्लस में लिखना है, तो आपको जवाब आएगा नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी। मतलब शुद्ध रूप से कितना ब्याज बाहर जाएगा, तो जवाब 1 रुपए का जाएगा, 3 - 3 + 4 = 1। बस तो वो 1 का क्या हिसाब था जिसको हमने कहा नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी, वो ये चीज है। प्रश्न ये इतना सा बदरंगी करके क्यों पढ़ा रहे हो, ये एनसीईआरटी में दिया इसलिए अपने को पसंद हो कि नहीं वो पढ़ना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। देखिए कोर फॉर्मूला तो यही है कि फिस्कल डेफिसिट माइनस पास्ट लोन के इंटरेस्ट इक्वल प्राइमरी डेफिसिट। ये इसी का थोड़ा रिफाइंड वर्जन है कि इसमें हम ग्रॉस की बात करें और पास्ट इंटरेस्ट वाला ये जो है उसमें कितना आया गया, उस शुद्ध रूप में कितना ऐड हुआ, तो फिर आपको ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट मिले, वही बात है और कुछ है नहीं। अगेन आई गिव यू 20 सेकंड, इसको दिमाग में उतारिए। अब कुछ लोग कहेंगे तो प्राइमरी डेफिसिट तुमने पहले सिखाया और अभी तुम बोले ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट, ये दोनों के बीच क्या डिफरेंस है? जवाब है मेरे को नहीं पता, और पता करना भी नहीं है भाई। बेसिकली फिलोसॉफी हमको याद रखनी है कि फिस्कल डेफिसिट में से पुराने लोन का जो ब्याज चुकाना है उतना माइनस करो, प्राइमरी डेफिसिट मिलती है। यहाँ पर उसको थोड़ा रिफाइन करके शुद्ध बना के इसको बनाया, अच्छा ग्रॉस है इसमें ये वो प्लस माइनस करके कर रहे हैं। कुछ लोग ये भी प्रश्न करेंगे कि अच्छा तो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट की फॉर्मूला है, ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट की फॉर्मूला है, तो नेट प्राइमरी डेफिसिट की क्या फॉर्मूला है, या ऐसा कोई कंसेप्ट है भी कि नहीं है? तो जवाब है मैं वही आपको जवाब दूंगा जो युधिष्ठिर ने दिया कि जो मर गया वो आदमी था कि हाथी था मेरे को नहीं पता, आई डोंट नो। और उससे भी बड़ा आई डोंट केयर, क्योंकि आप पीवाई को देख लो उतनी पंचायत में कोई जाता नहीं है, वो सिंपल उठा के जितना एनसीईआरटी फॉर्मूला दिया उतना देते हैं, तो उतना ही हमने पढ़ा है, उससे ज्यादा हम लोड ले नहीं रहे हैं। उसके आगे पूछे तो भगवान मालिक है, विल नॉट मतलब वेस्ट टाइम ऑन दैट। तो दिस इज डन, इतना एनसीईआरटी में दिया इसलिए मैंने आपको इतने तक पढ़ा है, उसके आगे क्या है वो मुझे भी नहीं पता। आपका काम क्या है इसको खत्म कर देना, मतलब कल सुबह उठ के ये 2-3 बार हाथ से लिख के 4 बार बना के खत्म करना है। देखिए एक तो होता है आप बॉक्सिंग करो और पॉइंट से जीतो, दूसरा होता है मुक्का मार के सामने वाले को नॉकआउट कर दो, डन एंड डस्टेड, फिर कभी खड़ा नहीं होना चाहिए वो। तो ये जो भी फैक्ट्स बोलो, कंसेप्ट बोलो, डेटा बोलो, रटना है वो रटना है। तो इसको कल खत्म कर देना है, मंगलवार और बुधवार को टेस्ट होगी उसकी अलग-अलग, बस वो खत्म और फिर सीधा एग्जाम की अगली रात देखना है नया तो इसमें क्या हो सकता है, फरवरी में हो सकता है, अब तो कुछ नहीं हो सकता। ये नॉर्मली व्हाट हैपेंस, अपना लेक्चर हो मान लो 2 घंटे का तो 120 स्लाइड होती है। इसका मतलब कि 1 मिनट में मैं 1 स्लाइड दौड़ाता हूँ। अभी अपना कितना लगभग आधा घंटा गिनो, लेकिन स्लाइड हम पहुंच गए 73 पे, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने ज़्यादा स्लाइड्स बनाई है। ठीक, ज़्यादा स्लाइड क्यों बनी कि मैं आपको ये 1, 2 और 3 कंबाइन एक में ही दिखा सकता था, लेकिन फिर खिचड़ी हो जाएगी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने ब्रेक डाउन करके छोटे-छोटे पार्ट्स में उसको आपको सिखाया। जैसे वे हियर, ये जैसे ये एक स्लाइड हुई, अब इसके नीचे कुछ स्टेप्स लिखे गए, फिर एक और स्टेप लिखा गया, तो असल में मैं एक ही स्लाइड आपको दिखाता तो इतने में हो जाता, पर इतनी खिचड़ी हो जाए यू गेट ओवरवेल्म्ड। इसके पहले हमने सिर्फ इतना देखा, फिर इतना देखा, फिर इतना देखा। तो इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई समझो ये हो नहीं सकता, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई हो नहीं सकता। आपका काम क्या है इसको निपटा देना है, और स्लाइड भी वापस तो देखनी नहीं है, सब आपके हैंडआउट में ग्राफिक्स के साथ दिया है। तो यू हैव द बेस्ट रिसोर्सेज अवेलेबल एट योर डिस्पोजल, जो भी हैंडआउट बोलो, नोट्स बोलो, लेक्चर्स बोलो, आपको सिर्फ आग लगनी चाहिए दिल में कि मुझे एग्जाम पास करनी है। टीचर आपको नदी तक ला सकता है, पानी घोड़े में खुद पीना है। इसके आगे और भी कंसेप्ट है, अपन ब्रेक के बाद हम समझेंगे। ब्रेक में आप एक क्वेश्चन पर सोचिए, ब्रेक फॉर 5 मिनट्स।
3 more minutes. Thirty more seconds. हाँ तो मित्रों आपको क्या लगता है कौन सा खर्चा कौन सी जात का होता है? वोटिंग लाइन टाइमर स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। टेमी, मुकुल, साक्षी, लवप्रीत, दर्शिका, दिव्या, अनु, तेजचंदन, हिमांशु, प्रशांत, शुभम, शिव, सुशांत, शिवांश, आतिश, देवयानी, रोहन सिंह, अर्जुन, डॉक्टर मोहित, दिव्या, भानु, रूपेंद्र, गौरव, मधुकर, अनिकेत, कल्याणी, पिंकी, मुक्ता, अर्पिता, कौशल, ऋषि, कामाक्षी, समृद्धि, आशुतोष, नंदिनी, धनराज, शर्मिन, सृष्टि, शैलवी, कमल, कोमल, सरस्वती, अरविंद, अभिषेक, विपिन, अविनेश, छवि, सौम्या, आशुतोष, तान्या, लॉब्जैंग, ओमेन, करेक्ट आंसर्स। देखिए डेट फाइनेंस का मतलब क्या? लोन लेना, लोन देना, ऐसी कुछ बात है। तो हमने कल भी देखा था कि जैसे वर्ल्ड बैंक ने भारत सरकार को लोन में पैसा दिया तो वो कैपिटल रिसीट है यूनियन के पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत सरकार ने बिहार सरकार को लोन में पैसा दिया कि आप हाईवे बनाइए तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर द यूनियन गवर्नमेंट है। एक बात हुई। तो डेट फाइनेंस को भी हम कैपिटल पार्ट ऑफ द बजट या कैपिटल पार्ट के साथ जोड़ते हैं। यस। फिर आप याद करो सरकार कहीं से पैसा लेके आई जो भी जिससे इन्वेस्टमेंट किया या कुछ, और फिर गवर्नमेंट ने एसबीआई या बैंक ऑफ बड़ौदा के एक्स्ट्रा शेयर्स खरीदे ताकि बासेल रिकैपिटलाइजेशन के लिए सरकार उनको पैसा दे सके। बासेल रिकैपिटलाइजेशन क्या था पिलर 1 भी देख के आओ। तो ये जो शेयर्स हैं आप जानते हैं शेयर्स मतलब क्या है? इक्विटी। तो इक्विटी का पैसा दिया गया, इक्विटी फाइनेंस है। तो इक्विटी फाइनेंस भी किधर है? कैपिटल पार्ट ऑफ द बजट में आया। या आप बैलेंस शीट बनाते उसमें कैपिटल पार्ट के अंदर या कहीं पर कुछ लिखने की बात होती तो रेवेन्यू पार्ट में तो ये सब है नहीं। बाकी मैंने आपको कल होमवर्क दिया था कि मतलब हैंडआउट में दिया है वो मान तो सब ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या एसेट्स हो सकती है और एसेट्स की जो भी बात होती है वो कैपिटल साइड में होती है। तो इंटेंजिबल एसेट जिसको छू नहीं सकते, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेड सीक्रेट्स, वो सब कैपिटल 4 में देखेंगे। पर ऐसी अमूर्त संपत्ति जिसको टच नहीं कर सकते पर उसमें से पैसा बनाते हैं तो वो भी एसेट्स हैं और उसके वास्ते जो भी खर्चा है वो सब कैपिटल पार्ट में होगा। तो एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजीज कैपिटल एक्सपेंडिचर करेक्ट है। दूसरा क्या कहता है? डेट फाइनेंस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर पर इक्विटी फाइनेंस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो गलत है क्योंकि दोनों ही कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो सेकंड इज रॉन्ग, फर्स्ट इज करेक्ट, सो द आंसर इज ए 1 ओनली। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो डेफिसिट हमारा खत्म हो गया। डेफिसिट के टाइप्स, डेफिसिट के फॉर्मूला, इट इज डन अंटिल फरवरी 2026। तब तक उसमें कुछ नया होना नहीं है और वो भी उस साल अगले साल फिर सीरीज होगी 2026 उसमें देख लेना नया डेटा क्या है। अब एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज और दूसरे चिटपुट मुद्दे। शाहरुख खान ने फाइनेंस मिनिस्ट्री, काजोल है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अभी समझो फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी ऐसा कैसा बोला है कि मेरी इनकम है 10,000 और खर्चे हैं 12,000 तो मुझे 2,000 उधारी लेना पड़ेगा जिसको हमने कहा फिस्कल डेफिसिट। ये तो सेटल है, ओके, दैट इज फिस्कल डेफिसिट, इनकम एक्सपेंस और बोरिंग हमने देख लिया। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री या हस्बैंड वाइफ यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को कहे। देखिए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एफसीआई का काम किया है, वो कानून से बनाई एक संस्था है। उसका काम है किसानों से अनाज खरीदो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे और फिर ये सब गरीबों को फ्री में 5 किलो अनाज बांट दो फ्री में। तो समझो किसान से 21 रुपीज में खरीदा अनाज और गरीब को 0 में दे दिया तो सरकार का मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का लॉस हो गया 21। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भरना चाहिए जिसको हम कहते हैं सब्सिडी, सब्सिडी देना पड़ेगा। अब होगा ये कि गवर्नमेंट का इक्वेशन मैच नहीं होगा कि देखो भाई मैंने तो सब गिन के 2,000 का मेरा फिस्कल डेफिसिट हो गया, लेकिन ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और उसकी ये जो योजनाएं चलानी है आपको शुरू में उन्होंने गिना ही होगा, अपन अब उनको लगे कि वो भी इधर दिखा देंगे तो पार्लियामेंट में हंगामा हो जाएगा कि तुम्हारी फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा है और हमने वो कबीर खान की तरह आईएमडीबी रेटिंग और वो प्राइमरी डेफिसिट और ये सब भी चौंसलेबाजी कर ली लेकिन फिर भी ज्यादा दिख रहा है। तो फिर क्या किया जाए? हम ये कहते हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री अलग है और एफसीआई अलग है और उसका सब डेटा हम बात ना करें। मतलब वो ये करेंगे कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को कहेंगे कि देखो तुम 7,000 करोड़ का तुम्हारा जो भी लॉस चल रहा है या तुमको सब्सिडी देनी है वो तुम खुद से मार्केट में उधारी ले लो अलग से। आपके तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 2,000 लिया उसी में और 7,000 ले लेते ना तो हो जाता कम 9 का, पर 9 करते तो फिर क्या पार्लियामेंट में जाते तो फिर ये लोग ज्यादा हंगामा करते ऑपोजिशन वाले। इस कारण से वो छुपाने के लिए ये करेंगे कि नहीं हमारा डेफिसिट तो 2,000 ही है पार्लियामेंट को दिखाने के लिए, लेकिन बाकी जो 7,000 है जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को देने तो फूड कॉर्पोरेशन को कहा जाए तुम खुद से लोन में ले लो। तो ऐसा जो एक्स्ट्रा पैसा लोन में लिया छुपा कर लिया पार्लियामेंट को बताया नहीं उसको कहा जाता है एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज, एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज, ताकि पार्लियामेंट की उस पर स्क्रूटिनी नहीं हो सके। हम लोग कल एक और चीज समझेंगे फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, उसमें सब ऐसा था कि मान लो 3% से ज्यादा जीडीपी के 3% से ज्यादा फिस्कल डेफिसिट नहीं होनी चाहिए। अब एफसीआई का ये सब डालोगे तो ओवरशूट कर जाएगा तो छुपाने के लिए कि नहीं उसको अलग गिनो। बात ऐसी है कि जैसे 2020 के बजट में सरकार ने बोला हमारी डेफिसिट है 8 लाख करोड़, लेकिन फिर एफसीआई को भी 1 लाख करोड़ तो देने थे फूड सब्सिडी के, तो असल में 9 लाख करोड़ हो जाता। तो वो क्या कहेंगे कि नहीं तुम्हारा सब्सिडी तो हम रिलीज नहीं करें, तुम बाद में देख लेंगे, तुम अभी तुम मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से लोन में पैसा ले लो। ये नेशनल स्मॉल सेविंग फंड क्या था याद करो, ये जो किसान विकास पत्र, सुकन्या समृद्धि योजना, जो भी स्मॉल सेविंग स्कीम, पोस्ट ऑफिस स्कीम वगैरह से पैसा उसमें जाएगा, उधर से एफसीआई वाला लोन लेगा और वो अपना ये जो भी गरीबों को फ्री अनाज बांटने की योजना चलाए। तो इसे कहते हैं एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज, बजटेतर संसाधन जो असल में छुपाए जाते हैं फिस्कल डेफिसिट की फॉर्मूला से। बाय शोइंग अप कि ये कोई स्टैट्यूटरी बॉडी या कोई गवर्नमेंट कंपनी वो अलग से उधारी करके अपना देख रही है, हमारे बजट के साथ इसका वास्ता नहीं है, ताकि पार्लियामेंट की स्क्रूटिनी कम हो, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी कम हो। फाइनेंस कमीशन ने भी इसकी काफी निंदा की थी, क्रिटिसाइज किया था। तो बीच में ये सब ग्राफिक्स भी दिया है, पर कुल मिला के बात ये हुई
कि बीच में सरकार ने ऐसा बहुत एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज किया, मतलब फिजिकल डेफिसिट तो था ही, प्लस एक्स्ट्रा ये जो भी सरकारी संस्थाओं को तुम अलग से लोन ले लो और करके वो बहुत उधारी कर रहे थे। फाइनेंस कमीशन ने कॉल आउट किया कि ये सब नॉनसेंस है, इसको बंद करो। फिर जो भी सरकार का हृदय परिवर्तन हो गया, तो 2022-23 और उसके बाद से अब उन्होंने ये खेल बंद कर दिया। तो अब ऐसे एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज यानी गवर्नमेंट की कोई ऑर्गेनाइजेशन को अलग से लोन दिलवा देना या लोन लेने को बोलना, अपन खुद के बजट में नहीं दिखाना, वो प्रैक्टिस बंद कर दिया। ये तो एक लाइन का ही मुद्दा है, अब तो समझो, अपन को बताने के लिए मुझे कहानी बतानी पड़ी। अब तो एक चला गया। नेक्स्ट, पब्लिक डेट क्या है? मान लीजिए हम ये कहें कि बजट 2022 में फिजिकल डेफिसिट 16 लाख करोड़ या अभी 2025 में कितनी है 15 लाख करोड़। तो ये एक साल की हम बात कर रहे हैं कि इस साल मोदी सरकार ने इतना लोन लिया, इस साल मोदी सरकार ने इतना लोन लिया। लेकिन पुराने भी बहुत सारे लोन आउटस्टैंडिंग होंगे कि मनमोहन सिंह के जमाने में मान लो 25,000 करोड़ लोन ले लिए हो और वो 20 साल तक का लोन हो, बाद में चुकाना हो, तो ये सब क्या हुआ? आउटस्टैंडिंग लोन। उसी तरह हो सकता है नरसिम्हा राव ने 100 साल का लोन लिया हो और वो वर्ल्ड बैंक को चुकाना 5,000 करोड़, जो अभी भी आउटस्टैंडिंग हो। तो जब नए पुराने हम सारे ऐसे लोन्स जमा करते हैं, तो इंटरनल डेट मतलब भारत के इन्वेस्टर से जो उठाया 115 लाख करोड़, एक्सटर्नल डेट वर्ल्ड बैंक वगैरह से जो लिया 6 लाख करोड़, तो टोटल पब्लिक डेट 121 लाख करोड़। दैट इज टोटल आउटस्टैंडिंग जो अभी भी चुकाना बाकी है, उसकी इंस्टॉलमेंट बाकी है, तो वो जितना बकाया है वो कितना है? 121 लाख करोड़। दिस इज द डेटा फॉर 2021-22। आप कहे भाई 2025 में आ गए, तुम ये क्या पुराना डेटा पढ़ा रहे हो? उसका कारण ये है कि ये लोग इकोनॉमिक सर्वे और बजट डॉक्यूमेंट में पहले ये डेटा देते थे, पर फिर पता नहीं उनको लगा ये ज्यादा देंगे तो और अपने सर पे मछली धोई जाएगी, तो वो देना बंद कर दिया है। तो खुद से ढूंढ सकते हैं हम आरटीआई लगा के, अपन वो सब कौन अपना टाइम वेस्ट करे। वैसे भी वो इसमें और घुसते नहीं है, हमें तो सिर्फ फॉर्मूला समझनी है, तो मैं वो आपको समझा रहा हूँ। सो नीड नॉट वरी, अब समझो उस वक्त 121 लाख करोड़ है, तो अभी 16 करोड़ से तो ज्यादा ही होगा ना, तो एलिमिनेशन मेथड लगा देना अगर डेटा पूछे तो। नाउ दिस पब्लिक डेट 121 लाख करोड़, उसके अलावा सरकार की और भी लाइबिलिटीज होती है। कौन सी लाइबिलिटी? कि पब्लिक अकाउंट में पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम में जिसने पैसा लगाया, पोस्टल इंश्योरेंस लिया है, प्रोविडेंट फंड में पैसा लगाया, वो सब भी असल में समझो सरकार को लोन में कुछ ना कुछ तो गया है। वो मामले क्या थे? पिलर 1 याद करो, तो वो सब भी आपको ऐड करना पड़ेगा क्योंकि वो भी सरकार ने चुकाना है, वो करीब 12 लाख करोड़। प्लस एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज, मतलब ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वगैरह ने छुपा छुपा के जो और लोन लेके रखे, वो करीब 1 लाख करोड़ के। तो ये सब कुछ आप ऐड करो, पब्लिक डेट प्लस अदर लाइबिलिटी प्लस एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज, तो फिर पता चले सरकार की टोटल लाइबिलिटी कुल देता जो भी है 130 लाख करोड़ के ऊपर। इतना सारा पैसा बकाया है जो वापस किसी को करना है किसी दिन, तो दैट इज टोटल लाइबिलिटी। इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि भारत के भीतर से लोन लिया इंटरनल, फॉरेन से लोन लिया एक्सटर्नल, तो वो हो गया पब्लिक डेट। उसमें आप बाकी अदर लाइबिलिटी जैसे पोस्ट ऑफिस सेविंग, पोस्टल इंश्योरेंस, ये सब ऐड करो, फिर एफसीआई वगैरह के एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज ऐड करो, तो फिर जो फाइनल जवाब है उसे हम क्या कहते हैं? टोटल लाइबिलिटी। टोटल लाइबिलिटी ये भी समझो, मतलब इकोनॉमिक सर्वे आप देखो कितना वो स्मार्ट आदमी है। पहले वो क्या करते, मान ली 1 से 10 चैप्टर है, उसमें एक चैप्टर रहता था फिजिकल डेफिसिट का। ये जो लेटेस्ट है उसमें चैप्टर ही नहीं है, मतलब चर्चा ही नहीं है। तो ये भी जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया ऐसा है कि समझो 2-5 साल पहले के सर्वे में फॉर्मूला आई होगी, अब नए वाले में तो बात ही नहीं करते कितना उधारी और क्या चल रहा है। बट बिकॉज़ दिस इज अ थ्योरेटिकल फॉर्मूला, और यूपीएससी में कभी-कभी आता है 2-5 साल पुराना भी कुछ इकोनॉमिक सर्वे से उठा के पूछते हैं, आप याद करो। अरे सीडीएस में वो याद करो, कौन सा था? यूलिप। यूलिप के अंदर लोग वो इंश्योरेंस अंडर इंश्योरेंस होता है, वो पेनिट्रेशन में नहीं दिखता है, ऐसा 2 साल बाद पूछा था। तो देयरफॉर आई हैव टोल्ड यू दिस फॉर्मूला इज गिवन इन हैंड, और बाकी लेटेस्ट सर्वे वगैरह में तो इसकी बात नहीं करते। तो ओल्ड डेटा है, नया डेटा किधर है भाई? नया डेटा तो इसलिए वो देना ही बंद कर दिया उसने आजकल। अभी अब जानते हैं कि सरकार को जो भी लोन लेनी है, तो आरबीआई उसका मैनेजमेंट करता है क्योंकि आरबीआई इज द पब्लिक डेट मैनेजर। तो आरबीआई जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, ट्रेजरी वगैरह, वो इन्वेस्टर को इश्यू करता है और पैसा मोबिलाइज करके सरकार को देता है। अब यहाँ शब्दों पे ध्यान दें, कुछ तो ऐसा होगा कि आरबीआई ने ऐसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी इश्यू की जिसमें फिक्स लिख दिया है कि 60% ब्याज है, तो ऐसी भी होंगी सिक्योरिटीज, मतलब फिक्स इंटरेस्ट पे भारत सरकार ने लोन लिया होगा। कुछ ऐसी होंगी कि उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे आरबीआई ने ऐसा लिखा होगा कि देखो लिबोर प्लस 2%। लिबोर क्या था? लंदन में बैंक आपस में जो एवरेज ब्याज पे एक दूसरे को लोन देते हैं, मान लो 6% चल रहा हो प्लस 2%, तो 7 मतलब कितना 9 या 8 ऐसा फिक्स नहीं, ऑन फ्लोटिंग। फ्लोटिंग इंटरेस्ट वाली भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो सकती है, हालांकि ऐसी बहुत कम है, वेरी लो, पर कुछ ऐसी भी हो सकती है। लिबोर क्या है? वो पिलर 1 में हम समझ चुके हैं, पिलर 1 से 1C। तीसरा, कुछ बार आरबीआई ऑप्शन से गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करती है, मतलब वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी निकाले पर उसमें छापा नहीं हो 6% ब्याज है 60% ब्याज है, वो सब इन इन्वेस्टर को पूछेगी कि नीलामी में तुम बोली लगाओ। अभी पहला इन्वेस्टर करे मुझे 6% ब्याज मिले तो भी मैं तो रेडी हूं, दूसरा करे मुझे 10% ब्याज दो तो मैं तो लोन दूंगा, तो स्वाभाविक इधर आरबीआई क्या करेगी? 6% वाले को दे देगी क्योंकि वो सस्ते ब्याज पे आरबीआई को और उसके ऊपर भारत सरकार को लोन देने को तैयार है। तो उस केस में आरबीआई जो भी इन्वेस्टर 1 को दे दे, अब उसको दे दिया, उसके बाद समझो उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे छप गया कि 6% ब्याज पे दिया, तो आफ्टरवर्ड इट इज फिक्स्ड। फंड ओरिजिनली तो फिक्स नहीं था, ओरिजिनली तो ऑक्शन यानी नीलामी हुई थी, तो ऐसी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, उनको कहते हैं हम कि मार्केट रेट पे इशू की गई, यानी बाजार में नीलामी किया, जो ब्याज पे हुआ वो फाइनल फिक्स हुआ, तो उसे हम कहते हैं मार्केट रेट पे भी इशू किया गया है। ये एक बात है। तुम ये पंचायत क्यों कर रहे हो? मैं नहीं करता, पर यूपीएससी इसमें घुस के कुछ एमसीक्यू बनाने लगी, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूं, अदरवाइज इतना पहले हम लोग नहीं पढ़ते थे। नेक्स्ट, मान लीजिए सरकार ने कहा कि हमको लोन में पैसा चाहिए, आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू की, इन्वेस्टर मिस्टर ए ने खरीदा। अब नॉर्मली क्या होगा कि मान लो 5 साल की और उसको तीसरे साल पे एग्जिट करना है तो कर सकता है बाय सेलिंग इट टू सम अदर पीपल, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। तो ऐसी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है जो आप सेकेंडरी मार्केट में किसी और को बेच सकते हो, तो हम कहते हैं ये सब मार्केटेबल डेट है, क्योंकि आप आगे मार्केट में चला सकते हो, किसी और को दे सकते हो। प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट क्या है वो हमने पिलर 1 में देखा। लेकिन कुछ बार ऐसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू होती है जिसको सेकेंडरी मार्केट में रीसेल नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल कि मान लो भारत सरकार ने नाबार्ड को कहा कि तुम हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लो, और ये 5 साल की मैच्योरिटी की है, लेकिन नाबार्ड को बोला कि तुम इसे आगे सेकेंडरी मार्केट में नहीं बेच सकते, नाबार्ड ने खुद ही रखना होगा, आरबीआई उसको मतलब भारत सरकार अल्टीमेटली नाबार्ड को पैसा वापस करेगी। तो अगर ऐसी कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी है विच कैन नॉट बी रिसोल्ड इन द सेकेंडरी मार्केट, उसको जक मार के मैच्योरिटी तक 5 साल 10 साल तक रखना पड़ेगा। ऐसा ही बैंक के रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड जो गवर्नमेंट ने इशू किए थे उसमें भी ऐसा था, सेकेंडरी में बेचने की शायद बनाई थी। तो ऐसा जो लोन लिया वो सब क्या है? नॉन मार्केटेबल डेट। नॉन मार्केटेबल डेट जो आप आगे सेकेंडरी मार्केट में किसी को देके निकल नहीं सकते, इसकी लिक्विडिटी मतलब कम रहेगी क्योंकि आप जल्दी निकल नहीं पाओगे। तो ये सब अलग अलग जाके होते हैं, उसके टर्म्स के कुछ उसने पूछे यूपीएससी ने पीवाई, जो हम कल सॉल्व करेंगे, क्योंकि आज तो मैंने पढ़ाया, एक बार हैंड आराम से देखो, कल फिर कल उसे सॉल्व करेंगे। तो अब ये सब कुछ जो है उसमें कौन से वाला लोन ज्यादा है? मेजॉरिटी ऑफ द लोन भारत सरकार का इंटरनल है, मान लो 6 रुपए का, एक्सटर्नल मान लो 1 रुपए का, ये तो वो कम है। मेजॉरिटी लोन अपना ऐसा है जो रूपी करेंसी में चुकाना है, मान लो 6 रुपए, बहुत कम है ऐसा लोन जो फॉरेन करेंसी में चुकाना है। मेजॉरिटी ऑफ अवर लोन फिक्स टर्म वाला है, मतलब फिक्स्ड इंटरेस्ट वाला है, मान लो 60% वाला। बहुत कम लोन अपना फ्लोटिंग इंटरेस्ट पे है कि जैसे लिबोर का प्लस 2% ऐसा किसी के साथ लिंक किया। मेजॉरिटी ऑफ अवर लोन लॉन्ग टर्म है, मतलब 1 साल से ज्यादा वाला। बहुत कम लोन अपना शॉर्ट टर्म, मतलब 1 साल से कम वाला, मतलब लॉन्ग टर्म वाला समझो 100 लाख करोड़ होगा, शॉर्ट टर्म 1 साल से कम वाले ट्रेजरी मैनेजमेंट, ट्रेजरी बिल्स, कैश मैनेजमेंट बिल हो सकता है 1 लाख करोड़ के। तो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ डेट ऑफ द गवर्नमेंट। नाउ
डेफिसिट टाइप चले गए, एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज, और उसके बाद ये सब क्वांटम हमने देखा। उसके बाद मुद्दा आता है डेफिसिट फाइनेंसिंग, और उसमें रिकार्डो और बाकी सब चीजें थोड़ा पढ़ते हैं फिर ब्रेक लेते हैं। मैंने आपको ब्रेक से पहले सिखाया कि गवर्नमेंट को 15 लाख करोड़ का लॉस है यानी डेफिसिट, ये लॉस की भरपाई करने की प्रोसेस को हम कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग, क्योंकि जो डेफिसिट है उसको पूरा करना है। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग उसके 3 तरीके हो सकते हैं। पहला, नोट छाप दो, पर वो छापेंगे तो महंगाई बहुत बढ़ जाएगी। ऐसा असल में जर्मनी में हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी हार गया। फिर जो बाकी जो भी ब्रिटेन वगैरह जीते होंगे उन्होंने करवाई ट्रीटी ऑफ वर्साई। उसमें सबकी जर्मन नेशन इज रिस्पांसिबल फॉर आवर डैमेजेस, तुमने हमारा लॉस करा, तुम हम वॉर रेपरेशन कॉस्ट हमको तो बोल के बहुत पैसा मांगा। तो जर्मनी को जो पैसे चुकाने थे उन सबको, तो इकोनॉमी जो बर्बाद होने लगी, तो जर्मन सरकार ने रास्ता निकाला, दे दनादन नोट छापो। दे दनादन नोट छापने में तकलीफ क्या है कि उन पैसों की वैल्यू नहीं रहेगी ना। इतना नोट छाप दिया मार्केट में, इतना सारा लेके जाओ, तब जाके एक ब्रेड का पैकेट मिले। ये महिला अपने जो भी घर में हीटर है उसमें जला रही है, ये बच्चे उसका पतंग उड़ा रहे हैं, कोई वैल्यू नहीं रहा। तो जब आप पुराने घाटे सॉल्व करने के लिए नोट छाप देते हैं, उसको हम कहते हैं मोनेटाइजिंग द डेफिसिट, एंड इट इज बैड, क्योंकि उसमें ये होगा कि महंगाई बहुत बढ़ जाएगी, हाइपर इन्फ्लेशन, इतना सारा पैसा लेके जाओ तब जाके आप एक ब्रेड का पैकेट खरीद सकते हैं, बहुत ज्यादा महंगाई। इसके बारे में हम लोग पिलर 4 में और समझेंगे इन्फ्लेशन टाइप्स में। खैर अभी तो हमें बात जो समझनी थी कि अंदर तुम नोट छापोगे महंगाई बढ़ जाएगी, तो डेफिसिट फाइनेंसिंग इस तरह से नहीं हो सकता। वी कैन नॉट मोनेटाइज द डेफिसिट इन दिस वे। टैक्स हम बढ़ा नहीं सकते क्योंकि वो लाफेयर का टैक्स मल्टीप्लायर इज नेगेटिव मल्टीप्लायर, मैंने ब्रेक से पहले आपको बताया। तो इसलिए वायबल सॉल्यूशन क्या है कि भाई उधारी लो। तो डेफिसिट फाइनेंस के लिए अल्टीमेटली आपको क्या करना है, लोन लेना है। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग थ्रू बोरोइंग। पर आप जानते हैं अंधाधुन लोन लेंगे तो इट इज नॉट गुड फॉर इकोनॉमी। चादर है उतना पे लंबा करना चाहिए। अब मान लीजिए सरकार ने 1000 करोड़ रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू की, जिस पे 8% ब्याज है, 5 साल बाद लोन का प्रिंसिपल इंटरेस्ट मान लो भारत सरकार वो चुकाएगी और इन्वेस्टर को सब सेटल कर देगी। अब आप समझिए, जो इनकम टैक्स है वो हर साल की नई इनकम पे लगता है, पुरानी इनकम पे नहीं लगता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप ईयर 1 में कॉलेज से पास आउट हुए, प्लेसमेंट हो गए, 10 लाख रुपए मान लो आपकी एनुअल सैलरी है। उस वक्त आपकी कोई बचत नहीं है, बैंक में आपने कोई पैसा जमा नहीं किया है, तो आपकी ग्रॉस इनकम क्या है, 10 लाख। उस पर आप इनकम टैक्स भरो, आपके 12 लाख तो टैक्स है ही नहीं, तो बराबर मत भरो, पर आपका समझो इस पे हिसाब बैठेगा। फिर आया ईयर 2 में मान लो आपकी सैलरी थोड़ी बढ़ गई, प्रमोशन आ गया, नाउ यू आर अर्निंग 11 लाख रुपीस पर ईयर, और पिछले साल आपने मान लो बैंक में पैसा बचत किया था कुछ, उसमें से आपको 20,000 ब्याज मिला। तो ईयर 2 में आपका सब ग्रॉस इनकम क्या होगा, 11,20,000 रुपीस। यस, तो इस पे इनकम टैक्स भरना है। और आप जानेंगे आप तो फिर से बच गए भाई, क्योंकि 12 लाख तक तो टैक्स है, नो प्रॉब्लम। ईयर 3 में जाओ, ईयर 3 में आपकी समझो और प्रमोशन हो गई, 15 लाख आपकी एनुअल सैलरी है, और बैंक से अब आप 50,000 का ब्याज भी मिलता है, इतना आपका सेविंग है। तो अब आपकी ग्रॉस इनकम कितनी है, 15,50,000। अब आप आ जाओगे ना, आप लंबे हो जाओगे, आप टैक्स भरो, हो सकता है इस पे जो मान लो 1,20,000 टैक्स भरना है। तो समझो 1,20,000 सिर्फ 15 लाख पे ही भरना है, पूरी जिंदगी जितना कमाए तो उस पे नहीं भरना है। मतलब ईयर 3 पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको ऐसा नहीं बोलेगा कि देखो ईयर 1 का 10, ईयर 2 का 11 और ईयर 3 का 15 बोल के 36 लाख इस पे तुम इनकम टैक्स भरो, ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स हर साल की नई इनकम पे होता है। पिछले साल का जो था पिछले साल के डॉक्यूमेंट में लिख दिया, खत्म, वो भरा नहीं भरा हो गया, अब जो नया कमाया उस पे नई बात होती। इससे हमें क्या बोध मिलता है कि जो ईयर 3 तक पहुंचेगा, समझो कॉलेज ग्रेजुएट था, 3 साल, अब वो उसने दुनिया देखी है, अब उसको पता है भाई कि फाइनेंशियल प्लानिंग करना पड़ेगा, उसको ये भी कि हाँ अब मुझे आई हैव टू बिकम मोर सीरियस। तो वो धीरे-धीरे अब क्या ज़्यादा सेविंग की तरफ सोचना शुरू करता है, टैक्स कैसे बचाऊँ ये सोचना शुरू करता है, वगैरह-वगैरह। अब याद करो, कौन सा 2019 या जो भी साल था, सरकार ने 12,500 का टैक्स रिबेट दे दिया था, या अभी भी ये नए वाले बजट में 60,000 का रिबेट दे दिया है। ये सब एक प्रकार से पॉपुलिज्म है, लोगों को खुश रखने के लिए। लेकिन कभी तो ये खत्म करेंगे ना, जब उनको लगेगा कि हमारा फिस्कल डेफिसिट बहुत बढ़ गया है, दूसरी कोई योजना चलानी है, तो हो सकता है भविष्य में वो ये कहे कि 60,000 का रिबेट खत्म, तो फिर आप 12 लाख कमाते हैं, आपको इनकम टैक्स भरना पड़े। तो लोग क्या सोचेंगे कि अभी पैसा बचत कर लो, क्योंकि भविष्य में नए साल की नई इनकम पे ज़्यादा इनकम टैक्स लग भी सकता है। तो इकोनॉमिस्ट डेविड रिकार्डो, उसने एक थियरी दी कि मान लो गवर्नमेंट ज़्यादा लोन लेती है, पहले 50 रुपए लोन लेती है, फिर 1,000 लोन लेना चालू करे, तो जनता पहले से ज़्यादा सेविंग करना चालू करेगी, क्योंकि जनता को डर लगेगा कि ये सब लोन चुकाने के लिए भविष्य में ये सारे टैक्स रिबेट बंद कर देंगे, इनकम टैक्स की स्लैब हम पे बढ़ा देंगे, कभी तो ये सब बोझ अपने पे आएगा। इसलिए अभी हम पैसा सेव करते हैं, क्योंकि फ्यूचर में तो ज़्यादा टैक्स लग सकता है। अभी सेव किया तो क्या इस साल तो टैक्स है नहीं, तो बच गए, तो बचा ही लो जितना पैसा बचता है। मतलब खर्चा भी मत करो, आईफोन भी मत खरीदो, गाड़ी भी मत खरीदो, बस सेव करके रखो, क्योंकि फ्यूचर में हमको जरूरत पड़ सकती है। अब कहता बराबर है ना, उसमें क्या है कि पीपल शुड सेव मनी, गांधी जी ने भी कहा था अपनी जरूरत के हिसाब से ज़्यादा खर्चे मत करो। पर समझो सब लोग जो गांधी जी बन गए, तो आईफोन खरीदेगा कौन, जियो का प्लान लेगा कौन, तो फिर कंपनी की बहुत सारी अनसोल्ड इन्वेंटरी हो जाएगी, तो कंपनी फिर लोगों को जॉब से हटा देगी कि हमारा पुराना माल नहीं बिका, नया बनाना है, तुम जाओ घर। तो यानी हुआ क्या, स्टेप 1 गवर्नमेंट ने ज़्यादा लोन ले लिया, पब्लिक को लगा वो लोन चुकाने के लिए फ्यूचर में गवर्नमेंट इनकम टैक्स बढ़ा देगी, तो अभी से सेव कर लो पैसा, क्योंकि फ्यूचर में स्लैब बढ़ेंगे तब हम परेशान हो जाएंगे, अभी तो टैक्स है नहीं, तो बचा लो जितना बचा सको। इस कारण से उन्होंने शॉपिंग भी कम किया, जिस कारण से बिजनेसमैन का प्रोडक्शन कम हो गया, तो उसने लोगों को जॉब से हटा दिया, तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हो गई। तो ये इकोनॉमिस्ट डेविड रिकार्डो की रिकार्डियन इक्विवेलेंस है। ऐसी और भी थियरी होंगी, पर ये करने क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है। तो बेसिकली गवर्नमेंट ज़्यादा बोरो करती है तो जनता ज़्यादा सेव करती है, और वो इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं, क्योंकि वो शॉपिंग नहीं करेंगे तो जॉब चले जाएंगे फैक्ट्री के मजदूरों के। दैट इज द जिस्ट ऑफ इट। और ऐसा कुछ बार आप देखते भी हैं, जैसे 2019 में कार सेल्स डाउन बाय 25%, बाइक सेल्स डाउन, 4,000 लोगों को मारुति ने जॉब से निकाल दिया था कि माल ही नहीं बिक रहा है तो क्या करें। तो इट हैपेंस समटाइम। ये सब ग्राफिक्स के जरिए आपके हैंडआउट में भी दिया है कि सरकार ज़्यादा लोन में पैसा ले तो जनता को टैक्स बढ़ने का डर लगे, तो शॉपिंग कम कर देगी और उस कारण से जॉब चले जाएंगे। ये सब डेविड रिकार्डो बोल के क्या। अब जो इकोनॉमिक सर्वे आया कोरोना के टाइम पे 2020-21 में, उसको क्या करना है कि देखो हमारी ये जो 83 मूवी है ये फ्लॉप नहीं है, तुम आईएमडीबी रैंकिंग देखो। तो अगर रिकार्डो ये बोल रहा है कि ये ज़्यादा लोन लेना खराब है, तो वो क्या कहेंगे कि रिकार्डो फेक न्यूज़ कहलाता है। तो जबरदस्ती का वो मारपीट के अपने उसके इंटरप्रिटेशन देने लगा। तो इकोनॉमिक सर्वे ऐसा बोलता है कि देखो ये जो डेविड रिकार्डो है, जो थियरी सब लिख के गया, वो सब थियरी मॉडर्न टाइम्स में रॉन्ग है। वैसी बात करते हैं कि देखो रिकार्डो सब क्या बोलते हैं, अच्छा इनकम टैक्स इतना चढ़ सकता है और जनता इनकम टैक्स बढ़ जाएगा, इस डर में ज़्यादा सेविंग करेगी। इकोनॉमिक सर्वे का ये कहना है कि भाई फ्यूचर में कितनी फिस्कल डेफिसिट होगी, फ्यूचर में इनकम टैक्स कितना होगा, ये सब जनता कभी सोचती नहीं है। जनता इतनी रैशनल नहीं है, जो वो शॉपिंग करते हैं वो सब इंपल्सिव परचेज होता है कि बस फितूर चढ़ गया कि मुझे आईफोन चाहिए तो चाहिए, तो लाइन में खड़े रह जाएंगे। ये लोग किधर सोचने बैठे कि इनकम टैक्स का क्या स्लैब होगा, फ्यूचर में फिस्कल डेफिसिट कितनी होगी, नहीं। तो रिकार्डो ने जब लिखा होगा थियरी जो भी अंग्रेजों के जमाने में, तब जनता ऐसी नहीं थी, अब जनता की सोच अलग है। इसलिए रिकार्डो की ये जो भी थियरी है कि गवर्नमेंट ज़्यादा बोरो करेगी तो जनता सेविंग ज़्यादा करेगी, फ्यूचर टैक्स हाइक से डरते हो, ये सब गलत बात है। तो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थियरीज आर रॉन्ग, क्योंकि ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थियरी क्या कहेंगे कि फिस्कल डेफिसिट खराब है, चादर देख के पहले हमें करो, ज़्यादा लोन मत लो, स्वाभाविक वो तो ऐसे ही बोलेगा। और इकोनॉमिक सर्वे को तो जस्टिफाई करना है सरकार जो कर रही है, तो वो क्या कहेंगे, ये सब गलत बात करते हैं रिकार्डो।
दे दनादन लोन लेने चाहिए, खासकर कोरोना में तो दे दनादन लोन लेने चाहिए भारत सरकार ने, ताकि इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए सब अलग-अलग इंडस्ट्री को पैकेज दिया जा सके। तो हमने अब तक रिकार्डो की रिकार्डियन इक्विवेलेंस समझी, इसके बाद और भी चीज़ें समझनी है, फ्रेश माइंड से समझते हैं, एक ब्रेक और लेते हैं। तब तक आप सोचिए, इनमें से कैपिटल रिसीट्स कौन-सी नहीं है? ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। थ्री मोर मिनट्स, 2 मोर मिनट्स। टेन मोर सेकंड्स। हाँ, तो आपको क्या लगता है इसमें से कौन-सी कैपिटल रिसीट नहीं है? वोटिंग टाइम स्टार्ट्स इन 3, 2, 1 स्टार्ट। प्रदीप, शिवम, वीरेंद्र, शौर्य, रवि, शीतल, राजेश, अपूर्वा, नेहा, शुभम, एंजल, नवीद, अंकिता, अविनाश, प्रशांत, मारियुष, अदिति, भावना, मोहित, अभिजीत, रोहन सिंह, आंचल, निकिता, साई, साक्षी, शालू, अनुराग, दुर्गेश, रितु, एक चंदन, सैमी, दुष्यंत, हिमांशु, फिर अरविंद, अभिषेक, बिपिन, कवि, विवेक, तान्या, ओम, उत्कर्ष, जया, शिवाय, नदर्श, करेक्ट आंसर्स। देखिए कैपिटल रिसीट कौन सी नहीं है ऐसा पूछा, तो मार्केट बोरोइंग वगैरह तो जो भी है वो तो लोन हुआ ना, तो कैपिटल पार्ट में करेक्ट। एक्सटर्नल लोन वर्ल्ड बैंक से लिया वो भी कैपिटल पार्ट है। प्रोविडेंट फंड वो हमने कल याद करो, स्मॉल सेविंग स्कीम प्रोविडेंट फंड वगैरह जो आया वो भी लोन का पैसा है, कैपिटल रिसीट हुआ। रिसीट फ्रॉम टैक्सेस ऑन प्रॉपर्टी एंड कैपिटल ट्रांजैक्शन, तो वो तो सब रेवेन्यू पार्ट में जाएगा ना, क्योंकि टैक्सेस सारे किधर जाते हैं, रेवेन्यू पार्ट में जाते हैं, कैपिटल पार्ट में नहीं जाते। तो हमको पूछ रहा है कौन सा रेवेन्यू में नहीं जाता है, तो जब ये नहीं जाता है सो वी हैव टू फाइंड द रॉन्ग स्टेटमेंट एंड देयरफॉर आंसर क्या होगा, ए ओनली वन ऑफ दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द कैपिटल, मतलब ये तीसरा वाला, मतलब आंसर के रूप में होगा ए ओनली वन ऑफ दिस। वो सुकून से आपको चार्ट बनाना चाहिए, फिर पेन से एलिमिनेट करना चाहिए, फिर आप सही में उसको डिकोड करके ला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देख रहे थे कि डेफिसिट सरकार उसके लिए लोन में पैसा लेती है। अब जो पुरानी थियरीज है वो तो सब कहेंगे खराब चीज है ये लोन ज्यादा लेना, लेकिन इकोनॉमिक्स सर्वे जस्टिफाई करता नहीं देना लोन लेना चाहिए। उसी में एक नेक्स्ट कंसेप्ट आता है क्राउडिंग आउट इफेक्ट। देखिए क्राउडिंग आउट इफेक्ट ऐसा है, आपने 100 रुपए दिए एसबीआई में डिपॉजिट किए, अब एसबीआई के पास दो ऑप्शन है, या तो मैं किसी बिजनेसमैन को लोन में दे दूं 12% ब्याज पे, या मैं भारत सरकार को लोन पे दे दूं गवर्नमेंट सिक्योरिटी जिस पे 8% इंटरेस्ट मिलता है। तो लॉजिकल बात क्या होगी कि आइडियली स्टेट बैंक ने वो सारा पैसा बिजनेसमैन और बाकी लोगों को देना चाहिए 12% ब्याज पे, ताकि आपको भी, आप जो डिपॉजिटर है आपको भी एक अच्छा सेविंग्स इंटरेस्ट मिल सके। लेकिन क्योंकि स्टेट बैंक है, एलआईसी है, ये सब सरकारी उस पे ओनरशिप है, तो सरकार इनको फोर्स करेगी कि तुम सारा हमको दे दो पैसा, हमारी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी उसमें तुम इन्वेस्ट करो, एसएलआर कोटा 18 तुम तो 27 कर दो, वगैरह वगैरह प्रेशर करेंगे। इस कारण से होगा ये कि डिपॉजिटर का बहुत सारा पैसा सरकार को लोन में चला जाएगा, तो सामने मुकेश अंबानी को मिलेगा नहीं, भले वो ज्यादा ब्याज देने को भी तैयार है, पर बाजार में लोन का पैसा है ही नहीं। इसे हम क्या कहेंगे कि मार्केट के अंदर ये सब लोग लाइन में खड़े थे, हमको लोन दे दो, पर गवर्नमेंट की ही खुद की भीड़ इतनी थी कि मुकेश अंबानी को धक्का मार के निकाल दिया कि तुमको लोन नहीं मिलेगा, सारा लोन हम कॉर्नर कर रहे हैं। इसलिए टेक्निकली इसको कहा जाता है कि कॉर्पोरेट बोरोवर्स आर क्राउडेड आउट ऑफ द जो भी बोरोइंग का जो मार्केट है। तो यहाँ पर क्राउडिंग आउट किसका हो गया, ये जो भी कंपनी और इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको धक्का मार के निकाल दिया कि सारे लोन सरकार को जाएंगे। तो ये खराब चीज़ है, क्योंकि अगर बिजनेसमैन को लोन नहीं मिलेगा तो वो नए जॉब्स कैसे क्रिएट करेगा, बिजनेस कैसे एक्सपांड करेगा। तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट से बिजनेसमैन का लॉस है। दूसरा, यहाँ पर डिपॉजिटर का भी लॉस है, क्योंकि समझो अगर एसबीआई इनको 12% ब्याज पे लोन देता तो हो सकता है डिपॉजिटर को 6% इंटरेस्ट मिलता। अब क्योंकि एसबीआई तो लोन ही उनको दे रहा है भारत सरकार को 8% पे, तो वो तो आपको तो 2-3-4% ही ब्याज मिलेगा। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं दे आर डिप्राइव्ड ऑफ गुड रिटर्न्स, इसको टेक्निकली कहा जाता है कि उनका फाइनेंशियल रिप्रेशन हो रहा है।
या फिजिकल डिप्रेशन हो रहा है, उनका दमन हो रहा है। कौन दमन कर रहा है? एसबीआई। एक तो लंच ब्रेक पे काम नहीं करे और ऊपर से ब्याज भी अच्छा नहीं दे हमको सेविंग का। तो दी फाइनेंशियल डिप्रेशन विल हैपन ऑफ द हाउसहोल्ड्स या इन्वेस्टर्स। तो ये भी कारण है कि गवर्नमेंट ने ज्यादा लोन नहीं लेना चाहिए। मतलब समझो 2 लाख करोड़ ये तो बराबर है, फिर अब वो 12 लाख करोड़ लेगा तो सारा पैसा इधर जाएगा तो बाकी सब क्या करेंगे? मंजीरा बजाए तंबूरा चले क्या करें? तो गवर्नमेंट शुड नॉट बोरो लॉट ऑफ मनी, ऐसा ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स कहता है। वरना क्राउडिंग आउट इफेक्ट हो जाता है। ये सब भी आपके हैंड आउट में सब चार्ट दिया है। अब स्वाभाविक है इकोनॉमिक सर्वे को तो क्या करना है? जस्टिफाई करना है कि नहीं सरकार कर रही है वो सही है, ये सब पुरानी थियरी गलत है। तो वो सब क्रोनोलॉजी सिखाता है हमें। कि देखो 1950 से लेके 90s का जो ज़माना था, नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी वगैरह, उस ज़माने में क्राउडिंग आउट होता था। बिज़नेसमैन को लोन नहीं मिलते थे। उसके अलग-अलग कारण थे। गवर्नमेंट की फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा थी और उसको मदद मिले इसलिए आरबीआई क्या करता था? एसएलआर बहुत हाई रखता था। आज की तारीख में एसएलआर कितना है? 18, मतलब डिपॉजिट में ₹100 है तो ₹18 सरकार को गवर्नमेंट सिक्योरिटी द्वारा जा सकते हैं। उस ज़माने में ज़्यादा होगा, मान लो 30%। तो बहुत ज़्यादा एसएलआर रखते थे। दूसरा, सीआरआर भी उस ज़माने में ज़्यादा रहता था क्योंकि स्कैम बहुत होते थे और वो सीआरआर में भी हो सकता है आरबीआई आगे गवर्नमेंट को कुछ लोन करता हो वगैरह-वगैरह। तो यस, प्राइवेट बॉरोवर्स को लोन नहीं जा रहा था, सरकार बहुत कुछ कॉर्नर कर रही थी। उस ज़माने में केवल सरकारी बैंक थे। आईसीआईसीआई वगैरह तो बनेंगे, 90s में बैंक बनेंगे। तो सरकारी क्योंकि बैंक थे, तो सरकार का प्रेशर होगा, तो सरकार को लोन जाएगा, प्राइवेट बिज़नेसमैन को नहीं जाएगा। तो इस कारण से उनका क्राउडिंग आउट इफेक्ट होता था। उस ज़माने में गरीबी बहुत ज़्यादा थी 50s टू 90s में, इसलिए जनता सेविंग भी कम ही करती थी। अब मान लो जनता ने ₹10 सेव किया, अब सरकार को ₹8 लोन मिले ना तो उधर ही जाएगा ना, इसको कहे कि मुझे ₹12 चाहिए तो कहाँ से मिलेगा? आप कहे तो फिर धीरूभाई अंबानी अपने शेयर्स इश्यू कर देते बाजार में, उधर से मोबिलाइज़ करते पैसा। पर उस वक्त तकलीफ ये थी कि शेयर मार्केट इतना डेवलप नहीं हुआ था। हर्षद मेहता का स्कैम और बहुत और भी स्कैम होते थे। तो आम जनता शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने से डरती थी। वी आर टॉकिंग अबाउट द 90s और उसके पहले का ज़माना। या हम कहें कि कैपिटल मार्केट वाज़ नॉट फुल्ली डेवलप्ड, उसकी रूट्स अभी तक नीचे गहरी नहीं हुई थी, डीपनिंग ऑफ द कैपिटल मार्केट नहीं हुआ था, जो हमने पिलर 1 सी में समझा। तो ये सब कारणों के चलते इकोनॉमिक सर्वे ने ये कबूल किया कि क्राउडिंग आउट होता था, प्राइवेट बिज़नेसमैन को नहीं मिलते थे लोन, लेकिन ये सब 50s टू 90s में होता था। अब नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है उसका उसने सब कारण बताया कि देखो 1991 में नरसिम्हा राव की जो रिफॉर्म्स उसने लिए, एलपीजी रिफॉर्म्स जो हम लोग चौथे पिलर में देखेंगे, उसके बाद दे दनादन प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को सरकार ने प्रोत्साहन दिया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ किया, तो बहुत सारे जॉब्स क्रिएट हो गए, ये सब इन्फोसिस, टीसीएस वगैरह में। नई जो नौजवान पीढ़ी थी उसको बहुत सारा पैसा सैलरी मिलने लगा। उन्होंने बैंकों में वो पैसा सेव किया। प्राइवेट सेक्टर बैंक भी आए जिन्होंने और अपना ब्रांच एक्सपेंशन और लोगों को दायरे मिला, शेयर मार्केट भी डेवलप हो गया। तो इस कारण से अब बैंकों में, शेयर बाजार में, बॉन्ड बाजार में इतना पैसा है, मान लो ₹100, तो गवर्नमेंट को ₹10 चाहिए तो उसको भी मिल जाते हैं, मुकेश अंबानी को ₹90 चाहिए तो उसको भी मिल जाते हैं। तो नाउ देयर इज नो एविडेंस ऑफ क्राउडिंग आउट इन इंडिया। सबको लोन मिल जाता है क्योंकि बहुत पैसा है। ऐसा इकोनॉमिक सर्वे कहता है, हालांकि इसमें भी काउंटर आर्गुमेंट हो सकते हैं कि भाई सरकार ज्यादा कॉर्नर करेगी तो मुकेश अंबानी को लोन तो मिलेगा पर ज्यादा ब्याज पे मिलेगा, तो क्राउडिंग आउट तो फिर भी हुआ। बट एनीवेज दिस इज हाउ इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट्स द पिक्चर। फिर सर्वे ये कहता है देखो, सरकार लोन लेके ₹100 का टनल हाईवे बनाए, ट्रांसपोर्ट टूरिज्म बढ़ेगा, टैक्सी, होटल, सीमेंट, टेक्सटाइल, सारी इंडस्ट्री को ग्रोथ मिलेगा। इस कारण से मुकेश अंबानी ये सोचे कि मैं अब नॉर्थ ईस्ट में जाके कोई होटल चेन शुरू करता हूँ या वहां पर अपना कोई प्लांट लगाता हूँ, तो वो खुद से ₹150 कहीं और से लोन में लेके मुकेश अंबानी इन्वेस्ट करेंगे। और इसके लिए इकोनॉमिक सर्वे ने वर्ड यूज किया क्राउडिंग इन, कि पहले ये था धक्का मार के बाहर निकाल देते थे, लोन नहीं मिलता था, लेकिन अब तो क्या वो खुद से कहीं से लोन मोबिलाइज करके आ जाते हैं और वो इन सब चीजों के अंदर इन्वॉल्व होना चाहते हैं डेवलपमेंट एक्टिविटीज में। तो क्राउडिंग इन इफेक्ट हो रहा है, ऐसा सब इकोनॉमिक सर्वे बोलने लगा। मतलब मार्केट के जस्टिफाई करना और तो कुछ है नहीं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा, रेटिंग डाउनग्रेड। मतलब बात क्या है कि वी हैव अ डेफिसिट ऑफ 15 लाख करोड़, इसके लिए हम टैक्स नहीं बढ़ा सकते, लाफेयर को परेशान करेगा, इसके लिए नोट नहीं छाप सकते वरना जर्मनी जैसा प्रॉब्लम हो सकता है, तो हमें पैसा उधारी में लेना है। अब जो उधारी में लेना है तो डेविड रिकार्डो ने कहा मतलब, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे ने मार्केट के जस्टिफाई किया कि उसको कुछ पता नहीं था, उसकी थियरी गलत है। हमने बात की कैसे क्राउडिंग आउट इफेक्ट हो जाता है, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा लोन ले ले तो बाकी बिजनेसमैन को लोन नहीं मिलते, इकोनॉमिक सर्वे का ये सभी सब गलत बात है। अब तीसरा, और वो है रेटिंग डाउनग्रेड, वो समझते हैं। क्रेडिट रेटिंग क्या होता है कि गवर्नमेंट या कोई कंपनी ने अपने बॉन्ड्स इशू किए, तो बहुत बेस्ट क्वालिटी का है, बहुत सेफ है, बिना रिस्क का है तो ट्रिपल रेटिंग मिले, जैसा अमेरिकी गवर्नमेंट की ट्रेजरी बॉन्ड को मिलते होंगे। और बेकार का किंगफिशर का हो तो डी ग्रेड मिल जाए। अब भारत सरकार का रेटिंग कैसा होता है, भारत सरकार की गवर्नमेंट सिक्योरिटी का यहाँ पर होता है कुछ बी डबल ए या इसके आसपास। मतलब उससे अगर थोड़ा भी रेटिंग डाउनग्रेड हो जाए तो फिर वो बेकार बॉन्ड्स माने जाते हैं, वो काफी रिस्की बॉन्ड्स माने जाते हैं। तो ये जो इंटरनेशनल सब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, मूडीज, स्टैंडर्ड एंड पुअर, फिच वगैरह, वो भारत सरकार के गवर्नमेंट सिक्योरिटी को रेटिंग देते रहते हैं। अब मान लीजिए इन्होंने रेटिंग जब दिया होगा तो दिमाग क्या लगा होगा कि अच्छा तुमने 100 करोड़ का लोन लिया है, उतनी तो तुम्हारी लोन चुकाने की कैपेसिटी है, तो इसको हम देते हैं जो बी रेटिंग। फिर गवर्नमेंट का अभी हमको और 100 करोड़ लोन चाहिए, बोल के दूसरी बार इशू करे, तो फिर ये सवाल पूछेगा कि इतना तो तुम्हारा टैक्स कलेक्शन है नहीं, तुम चुकाओगे कैसे? तो आपने ये जो नया बॉन्ड इशू किया इसको तो हम सी रेटिंग देते हैं। तो अगर गवर्नमेंट ज्यादा लोन लेती है लेकिन वो फाइनेंशियली सस्टेनेबल ना हो, तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या करेगी, आपके जो बॉन्ड्स है उसको डाउनग्रेड करेगी। डाउनग्रेड करेगी यानी रिस्क बढ़ गया, तो फिर कोई इन्वेस्टर उसमें पैसा नहीं लगाएगा, सरकार का इस क्वांटम के ब्याज पे करी तो वो कहेंगे 14% तो ही लेंगे। तो गवर्नमेंट के लिए कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाता है। तो जितना ज्यादा पैसा लेंगे, क्रेडिट रेटिंग वाले बोलेंगे तुम इतना चुका नहीं सकते, रिस्क ज्यादा है, और रिस्क जैसे बढ़ेगा तो इन्वेस्टर पैसे भी नहीं देंगे, वो कहेंगे ज्यादा ब्याज दो, तो इट इज अ विशियस साइकिल। तो ये सब हो सकता है और इससे और भी नेगेटिव आउटकम्स आते हैं। वैसा कि मान लीजिए गवर्नमेंट बहुत ज्यादा लोन ले ले कि 100 करोड़ भी नहीं, हमको तो 500 करोड़ लोन चाहिए, तो ये फीच, स्टैंडर्ड पुअर, मूडीज वगैरह वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का रेटिंग डाउनग्रेड करेंगे, इस कारण से रिस्क बढ़ेगा, नए गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे इन्वेस्टर ज्यादा ब्याज मांगेंगे। और ये जैसे रेटिंग डाउनग्रेड होता है तो क्या सरकार की साख यानी कि रेपुटेशन भी बर्बाद होती है। तुम्हारी इतनी औकात है, श्रीलंका पाकिस्तान जैसा तुम्हारा बॉन्ड है, तो फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स क्या करेंगे? स्वाभाविक है वो भाग जाएंगे, और वो भाग जाएंगे तो शेयर बाजार का क्या होगा? रेटिंग डाउनग्रेड से शेयर बाजार का क्या होगा? शेयर बाजार गिर जाएगा। अब शेयर बाजार गिर जाए वो एक तकलीफ, उसके ऊपर और तकलीफ, ये जो फॉरेन इन्वेस्टर भाग जाएंगे, मान लो इंडिया में इन्होंने इन्फोसिस, टीसीएस किसी का शेयर खरीदा, बेचा, मान लो ₹3000 मिले, फिर वो कहेगा इसको मुझे रुपये में नहीं डॉलर में कन्वर्ट करना है, डॉलर लेके भाग जाना है, यानी कि डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी। जिस चीज की डिमांड बढ़ती है वो महंगा हो जाता है, तो डॉलर जो आपको पहले ₹60 में मिलता था वो 75, और तो 75 नहीं 85 में, तो और उसके चलते क्या होगा? रुपया वीक हो गया, डॉलर स्ट्रांग हो गया, इंपोर्ट महंगे हो जाएंगे, तो क्रूड ऑयल महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया, हर चीज महंगी हो गई। इन अदर वर्ड्स, ये जो रेटिंग डाउनग्रेड होता है, इट सेट्स इनटू मोशन मेनी नेगेटिव आउटकम्स। बहुत सारी शेयर बाजार गिर जाए, महंगाई बढ़ जाए, रुपया कमजोर, बहुत तकलीफ करा सकता है। तो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स जो है वो कहता है कि बहुत लोन नहीं लेना चाहिए वरना रेटिंग डाउनग्रेड होता है, इट कैन क्रिएट दिस नेगेटिव रिपल्स। स्वाभाविक है इकोनॉमिक्स वाले क्या नहीं, ये सब बेकार बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर वो बताएगा देखो ये साल में रेटिंग डाउनग्रेड हुआ था, फिर भी ऐसा नहीं हुआ था, वगैरह वगैरह, वो सब उसकी बात है। तो रेटिंग डाउनग्रेड होगा, इकोनॉमी को तकलीफ हो सकती है, इकोनॉमी वो सब बेकार बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है। फिजिकल डेफिसिट खराब चीज नहीं है, देना लोन लेना चाहिए, कोरोना में तो खास लोन लेना चाहिए ताकि उन पैसों से नए स्कीम्स चला के इकोनॉमी को रिवाइव किया जा सके। तो दैट टेक्स अस टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज काउंटर साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी। देखिए पुराने जमाने में जब भी फेमाइन यानी अकाल पड़ते थे
तो राजा लोग क्या करते थे, नया अपना महल, मंदिर, मस्जिद, कोई मॉन्यूमेंट्स बनाएँगे, ताकि लोगों को उसमें काम मिले, खाने को मिले। तो जब भी कोई स्लो डाउन या प्रॉब्लम आ जाए, तो क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट ने पैसा ज़्यादा खर्च करना चाहिए। कुछ हाईवे, हॉस्पिटल कुछ बनाओ तो मज़दूरों को काम मिले। तो ऐसा जो किया जाए, वो क्या है फिस्कल पॉलिसी, क्योंकि सरकार पैसा खर्च करेगी। काउंटर साइक्लिक, कि समझो इकोनॉमी ऊपर नीचे जाती है, तो जब ये नीचे जा रही हो तब गवर्नमेंट ने पैसा ज़्यादा खर्च करना चाहिए। इसलिए काउंटर साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी अपनानी चाहिए कोरोना और ऐसी प्रॉब्लम्स के दौरान। हाँ, तो स्वाभाविक, अब जैसे 2018 में मान लो 140 करोड़ का प्रोडक्शन हुआ, 2019 में 146 लाख करोड़ का प्रोडक्शन, हम कहें 4% जीडीपी ग्रोथ है। फिर मान लो 2020 में ग्रोथ कमी आएगा क्योंकि कोरोना के चलते प्रोडक्शन कम हो जाए, तो हम कहें -7 हो गया। तो इकोनॉमी में ऐसे अप डाउन चलते हैं। इसके बारे में हम लोग चौथे पिलर में जीडीपी और ग्रोथ रेट में समझेंगे। अभी के लिए समझो कि इकोनॉमी में कभी पीक होता है, तेजी होती है, कभी मंदी होती है, तेजी मंदी चलती है। तो गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए कि जो भी मंदी का स्लो डाउन का पीरियड है, उस वक्त ज़्यादा हाईवे, हॉस्पिटल बनाए, खर्चे ज़्यादा करे, ताकि लोगों को जॉब्स मिले। हाईवे बनाएंगे तो स्टील सीमेंट इंडस्ट्री को काम मिले, वो लोग और लोगों को जॉब्स दें, सो इट कैन हेल्प। तो ऐसी जो पॉलिसी बनाई जाए उसे हम कहें काउंटर साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी। तो अगर स्लो डाउन में गवर्नमेंट शुड स्पेंड मोर, स्लो डाउन में खर्चा ज़्यादा करना है, तो वो पैसा लाओगे किधर से? उसका मतलब कि जब तेजी चल रही हो, व्हेन देयर इज बूम पीरियड, तब गवर्नमेंट ने खर्चा कम करना चाहिए, सेव करना चाहिए। उस वक्त रिजर्व और बफर बना के रखना चाहिए, ताकि वो सारा पैसा नेक्स्ट टाइम जब स्लो डाउन आ जाए, कोरोना आ जाए, तब स्पेंड किया जा सके। तो वो भी एक प्रकार से काउंटर साइक्लिक पॉलिसी हुई कि जब तेजी है तो कम पैसा खर्च करेंगे, मंदी है तो ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे। कौन सरकार? ताकि उसकी मल्टीप्लाई इफेक्ट और जीडीपी वगैरह में मदद मिले। हाँ, तो वही बूम स्लो डाउन, बूम स्लो डाउन, बूम स्लो डाउन ऐसा। तो स्लो डाउन जो फेज होता है, उस वक्त गवर्नमेंट शुड स्पेंड मोर मनी। तो चाहे ब्रिटेन है, यूएसए है, सब लोग ऐसा करते हैं। जब भी स्लो डाउन होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ती है। भारत सरकार ऐसा नहीं करती। भारत सरकार खर्चा कैसे करती है कि भाई इलेक्शन कब आ रहा है, उसको देख के वो कोई बड़ी योजना लॉन्च करे, कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करे। तो देयर फिस्कल पॉलिसी इज नॉट डिक्टेटेड बाय इकोनॉमिक साइकिल, देयर फिस्कल पॉलिसी डिक्टेटेड बाय इलेक्शन। इस कारण से ऐसा भी हो कि मान लो इकोनॉमी में तेजी चल रही है, बूम पीरियड है, लेकिन तब भी दे दनादन सरकार खर्चा करती है, ये प्रोजेक्ट करेंगे, उधर आईटी लगाएंगे, इधर इंस्टा हॉस्पिटल खोलेंगे, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं इस राज्य के अंदर। तो इफ गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मनी इवन ड्यूरिंग द बूम पीरियड, तेजी में भी सरकार खर्चा करे, तो उसे क्या कहेंगे? प्रो साइक्लिक पॉलिसी। जो काउंटर नहीं करे साइकिल को, वो तो साइकिल के साथ चल रहा है। वो सब उसने ग्राफ से बताया। कुल मिला के बात ये है कि ब्रिटेन और अमेरिका स्लो डाउन में ज्यादा पैसा खर्च करती है सरकार, भारत में उल्टा है, तेजी हो तब ज्यादा खर्चा करते हैं, मंदी हो तब पैसा होता भी नहीं है तो कम ही खर्चा करते हैं। एनीवेज, तो व्हाट वी शुड परस्यू इज काउंटर साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी। जब ग्रोथ में स्लो डाउन हो तब सरकार ने खर्चे बढ़ाने चाहिए। व्हाट वी शुड नॉट डू, हमें क्या नहीं करना चाहिए? प्रो साइक्लिक पॉलिसी, मतलब जब ग्रोथ ज्यादा हो तो सरकार खर्चा ज्यादा करे, वो सही बात नहीं होगी। जब इकोनॉमी में ग्रोथ चल रहा हो, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा हो, तो सरकार को टैक्स भी ज्यादा है, सरकार ने वो सब पैसा सेव करना चाहिए, बफर में रखना चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम स्लो डाउन में हम उसे यूज कर सकें। दैट इज द जिस्ट ऑफ एंटायर आर्गुमेंट। इसके बाद है इंटरेस्ट रेट ग्रोथ रेट डिफरेंशियल। वो ऐसा, मान लीजिए भारत सरकार ने जो लोन लिया है उस पर 6% ब्याज चुकाना है सरकार ने, और भारत देश का जीडीपी ग्रोथ हर साल पहले से 9% ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। कि लास्ट ईयर मान लो 100 रुपए का उत्पादन हुआ, जिसको हम जीडीपी, इस साल 109 का हुआ, वो भी जीडीपी है, तो हम कहें 9% इकोनॉमिक ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ है। तो जब तक जीडीपी ग्रोथ की स्पीड लोन के ब्याज से ज्यादा है, तो स्वाभाविक है ये टाइगर इस हिरन को खा नहीं सकता, एंड दैट मींस वी आर सेफ। यस, लेकिन मान लीजिए ऐसा हो जाए कि सरकार ने जो लोन लिया है वो 6% ब्याज पे, और किसी कारण से कोरोना आ गया कुछ और अपना जीडीपी ग्रोथ कम हो गया, तो स्वाभाविक है प्रोडक्शन कम हो जाएगा, लोग गाड़ियां कम खरीदेंगे, जीएसटी में कम कमाई होगी, लोगों की जॉब चले जाएंगे, इनकम टैक्स में कम कमाई होगी, तो फिर सरकार लोन ये चुका नहीं पाएगी, और ये मतलब पूरा कोलैप्स हो जाएगा, शेयर खा जाएगा। तो इफ लोन इंटरेस्ट के मुकाबले जीडीपी ग्रोथ का जो स्पीड है वो स्लो है, देन वी आर डूम्ड। क्योंकि यहाँ पर समझो टाइगर की स्पीड ज्यादा है, लाइन की स्पीड ज्यादा है। वैसी बात है कि 100 रुपए का प्रोडक्शन हुआ 2010 में, 2011 में मान लो 110 का हुआ, तो 10% जीडीपी ग्रोथ है। अब स्वाभाविक है अगर अपना टैक्स टू जीडीपी 10% है, हमने देखा 10 से 12% टैक्स टू जीडीपी है, ब्लैक मनी वाला लेक्चर याद करो, तो इसका मतलब कि अगर 110 लाख रुपए का जीडीपी है, इतना प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये अलग अलग जीएसटी, इनकम टैक्स वगैरह में सरकार उसका 10% यानी 11 लाख करोड़ कमा रही है। यस, तो हर साल जितना जीडीपी ग्रो करेगा सरकार का टैक्स कलेक्शन भी ग्रो तो करना है। अब मान लीजिए गवर्नमेंट ने लोन लिया है 5 लाख करोड़ का 6% ब्याज पे, तो मतलब हर साल 30,000 ब्याज चढ़ता है, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं ना, क्योंकि 11 लाख करोड़ तो आप टैक्स में कमा रहे हो, एंड इफ यू हैव टू पे लोन इंटरेस्ट ऑफ 30,000 और उसके 5 साल बाद आपको 5 लाख मूलधन प्रिंसिपल भी चुकाना, यू आर सेफ, यू कैन सेटल ऑल दिस थिंग्स। तो एज लॉन्ग एज लोन इंटरेस्ट जो भी है 6%, इकोनॉमिक ग्रोथ उससे ज्यादा है, मान लो 10%, तो जब क्या आएगा 6 - 10, तो क्या आएगा -4, तो पॉजिटिव बात है, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ की स्पीड ज्यादा है। इसको हम कहते हैं इंटरेस्ट रेट ग्रोथ रेट डिफरेंशियल, IRGD, ऋण ब्याज दर वृद्धि दर के बीच का अंतर। लेकिन हिंदी याद नहीं रखना, ये मेंस में काम का नहीं, सिर्फ प्रीलिम्स का काम का है, और वो भी इसलिए क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे ने बात की थी। इकोनॉमिक सर्वे क्या कहेगा कि दूध की नदियां बह रही है, एवरीथिंग इज सेफ। हमारा इंटरेस्ट रेट ग्रोथ रेट डिफरेंशियल, वो मतलब नेगेटिव नंबर और नेगेटिव यहाँ होना अच्छी बात है, क्योंकि वो बताता है कि वी आर सेफ। इसके बारे में और जीडीपी में पढ़ेंगे पिलर 4 में। अब देखिए, जो यहाँ पर साइन है वो तो उल्टा भी हो सकता है कि मैं लोन इंटरेस्ट रेट 6 है, इकोनॉमिक ग्रोथ -10 है, तो मैं कहूँ -4 एंड वी आर सेफ, करेक्ट। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ 10 है माइनस लोन इंटरेस्ट रेट 6 है, तो यानी +4, तो भी आप सेफ ही है। द पॉइंट इज इकोनॉमिक ग्रोथ नीड्स टू बी फास्टर, इकोनॉमिक ग्रोथ नीड्स टू बी फास्टर देन द लोन इंटरेस्ट रेट ऑफ द लोन्स टेकन बाय गवर्नमेंट। वृद्धि तेज होनी चाहिए, लोन का ब्याज उससे कम होना चाहिए, दैट इज द जिस्ट ऑफ इट। साइन की तरफ चिंता नहीं करनी, प्लस है कि माइनस। फिर उसने सब ग्राफ दिखाए, वैसी बात है कि ग्रीन मतलब सेफ है, वो पॉजिटिव वाला ऐसे गिन के लिखो, वो सब बात है। कभी कभी दिक्कतें आई थी जब ये हम अनसेफ जोन में चले गए थे, बट यूजुअली वी आर इन द सेफ जोन। स्वाभाविक है 2020 से 22 में ये रेड जोन में क्यों जाएगा, क्योंकि कोरोना और रशिया यूक्रेन वॉर के चलते अपना ग्रोथ रेट कम हो जाएगा कंपेयर टू जो भी सरकार ने 6% के ब्याज पे लोन लिया है, सो इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम, बट अदरवाइज वी आर सेफ। अब यही जो बात है कि लोन के ब्याज के मुकाबले जीडीपी ग्रोथ फास्ट होना चाहिए, उसके साथ जुड़ा एक कंडीशन बात है, डोमार कंडीशन फॉर डेट सस्टेनेबिलिटी। वो यही सब बातें घुमा फिरा के कर रहा है कि जीडीपी ग्रोथ ज्यादा होना चाहिए, तो इसको हम पढ़ने नहीं बैठेंगे। डोमार कंडीशन फॉर डेट सस्टेनेबिलिटी क्या है, यही सब बात है भाई, कि जीडीपी ग्रोथ शुड बी हायर देन द लोन इंटरेस्ट रेट ऑफ द गवर्नमेंट। इसके बाद हम लोग ब्रेक नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अब समझो 5 मिनट 10 मिनट का काम है, और भी मुद्दे तो हैं, पर वो इतना लंबा चलेगा कि वो कल ही फ्रेश माइंड से पढ़ेंगे, इसलिए सोमवार को मैंने लेक्चर रखा है। जबरदस्ती का समझो 11-12 बजे तक खींच के फिर देन यू आर नॉट एक्चुअली गेटिंग द लाइव क्लास एक्सपीरियंस। वो ऐसा है कि आधी नींद चल रही हो तो यू आर नॉट गेटिंग लाइव क्लास एक्सपीरियंस। इसलिए कल भी लेक्चर है, कल हम बाकी की चीज पढ़ेंगे। अभी एक दो छोटे मुद्दे खत्म करते हैं। मान लो मैं इंडियन आइडल में अप्लाई करूं, तो मैं जीत नहीं सकता, क्योंकि वो मुझे पूछेंगे भाई तुम इनकम टैक्स भरते हो, तो मैं कहूंगा हाँ मैं इनकम टैक्स भरता हूं, तो फिर वो रिजेक्ट करते भाई तुम गरीब हो तो या वरना इधर मत आया करो। यानी कि इनकम टैक्स इज ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर, कि जिस दिन मैं मान लो कोचिंग का धंधा बंद हो जाए, कोई तो ऐसा दिन आएगा कि यूपीएससी सिस्टम खत्म हो जाए, इलॉन मस्क का वो क्या न्यूरालिंक चिप अपने मगज में फिट हो जाए, तो ऐसा हर एक के दिमाग में फिट कर दो, तो अपने आप वो डिटेक्ट कर देगा कौन होशियार है, कौन बुद्धू है, कोई ईमानदार है, कौन बेकार है, एंड देन ही विल गेट द जॉब। तो कोई कोचिंग की जरूरत नहीं होगी, तो उस दिन तो स्वाभाविक है कोचिंग बंद हो जाएगा, तब मैं गरीब हो जाऊंगा, तो फिर मैं जाऊंगा क्या इंडियन आइडल है। तो यानी
इनकम टैक्स इज ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर बिकॉज ऑन दैट डे मैं उधर जाऊँ, वो लोग मुझे जितवा देंगे, मुझे पैसा दे देंगे। मतलब इनकम टैक्स वो एक थ्रेशोल्ड है जो ऑटोमेटिक स्टेबलाइज करता है अपनी लाइफ को। नाउ लेट मी गेट सीरियस अबाउट दिस। अब याद करो, एक प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना थी। वो ऐसा था कि आप कुछ पैसा इन्वेस्ट करो, सरकार कुछ पैसा देगी, फिर रिटायरमेंट में आपको 3000 मिलेगा, आप मर गए तो आपके हस्बैंड वाइफ को 1500 मिलेंगे। ये सब हम देख चुके पिलर 1D में। ये जो योजना थी, इसकी एक खास शर्त थी। शर्त ये थी कि यू शुड नॉट बी एन इनकम टैक्स पेयर, क्योंकि इसकी मैसेज इसमें गवर्नमेंट भी आपके ये पेंशन प्लान में पैसा कंट्रीब्यूट करती थी, जो भी 55 रुपीज और समथिंग। तो स्वाभाविक है सरकार ने चाहे कि अमीरों को हम हेल्प करें। तो क्या गरीब है कोई तुम्हारी ये स्कीम में एनरोलमेंट हो सकती है? और गरीब होने का क्या मतलब डेफिनेशन है कि यू आर नॉट इनकम टैक्स पेयर। आपको दूसरे भी बिलो पॉवर्टी लाइन कितना स्पेंड करते हो, पर यहाँ उन्होंने डिफाइन कैसे किया कि तुम इनकम टैक्स पेयर नहीं होने चाहिए। यानी ये तो ऐसी बात है। ये सब डेटा में मत जाना, क्योंकि अभी नया टैक्स लैब है तो ये ठीक नहीं चलेगा। वो ऐसा है कि मान लो जेठालाल जो कि एक शॉपकीपर है, तेजी में बहुत कमा रहा है, इनकम टैक्स भर रहा है, तो उसे गवर्नमेंट स्कीम का कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम में ऐसा लिखा होता है कि तुम इनकम टैक्स पेयर हो तो यू आर नॉट एलिजिबल। लेकिन जब स्लो डाउन आ जाए तो स्वाभाविक है उसकी तो इनकम चली जाएगी, वो इनकम टैक्स भरना बंद कर देगा। तब गवर्नमेंट कहेगी कि देखो तुम सब स्कीम के लिए एलिजिबल हो गए। अलग से लेटर नहीं लिखा सरकार ने जेठालाल को, अलग से सरकार ने कोई योजना भी नहीं बना दी जेठालाल कल्याण योजना, पर ऑटोमेटिकली जस्ट बिकॉज अब वो इनकम टैक्स नहीं भरता तो अपने आप वो एलिजिबल हो गया बहुत सारी चीजों के लिए, अलग अलग स्कीम्स के लिए। यानी कि इनकम टैक्स क्या है? एक ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर है। या आप ऐसा विजुलाइज करो कि आपकी गाड़ी जा रही है, क्रैश हो गई तो एयरबैग खुल जाता है। वो एयरबैग क्या है कि तुम इनकम टैक्स नहीं भरते तो तुम्हारा एयरबैग खुल जाएगा और तुम्हें बचा लिया जाएगा, ऑटोमेटिक आप स्टेबल हो गए। तो गाड़ी के जो भी झटके हैं उसको वो बचाती है। ये सब डेटा बहुत दिमाग खर्च करने की जरूरत है, आप फिलोसॉफी समझिए कि द मोमेंट यू स्टॉप पेइंग इनकम टैक्स, मतलब चोरी से नहीं, ईमानदारी से, भाई मैं नहीं कमाता इसलिए नहीं दे पा रहा, तब बहुत सारी स्कीम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसलिए इनकम टैक्स उसको ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर माना जाता है, अपने आप आपको बचा लेता है, संभाल लेता है। मतलब उस स्लैब से जैसे नीचे गिरे तो आपसे आपको कोई ना कोई हेल्प कर ली जाएगी। तो इनकम टैक्स इज ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर। हर साल गवर्नमेंट नई स्कीम लॉन्च ना करे, स्लैब में कोई चेंज भी ना करे, तो भी जिस दिन इकोनॉमिक स्लो डाउन आया, आप इनकम टैक्स नहीं भरते अब, तो यू विल गेट सम बेनिफिट फ्रॉम सम स्कीम, तो इट इज ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर। व्हाट अबाउट जीएसटी? जीएसटी ऐसा नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं आप अमीर हैं गरीब हैं आपको टैक्स भरना पड़ेगा। गरीब आदमी कहे मैं तो इनकम टैक्स इतना कमाता भी नहीं, पर वो अगर बिस्किट खरीदने गया तो उस पे जीएसटी लगेगा, उसने पॉपकॉर्न लिया जीएसटी लगेगा, तेजी मंदी है वो मतलब चलता रहेगा। तो जीएसटी इज नॉट ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर, कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर नहीं है। उसमें तो समझो जीएसटी काउंसिल या फाइनेंस मिनिस्ट्री आके चेंज करे कि देखो गरीबी बहुत बढ़ गई है, स्लो डाउन बहुत हो गया है, इसलिए आज से ये वाली चीज पे हम टैक्स माफ करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स, तभी वो कर सकता है। यानी कि वो डिस्क्रिशनरी स्टेबलाइजर है, सरकार के विवेक पे है कि वो कहते हैं कि अब से एम्बुलेंस या दवाई पे टैक्स नहीं लगेगा। अपने आप को ऐसा नहीं है कि देखो कोरोना आ गया तो दवाई पे टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा तो है नहीं, या इकोनॉमिक स्लो डाउन आ गया इसलिए दवाई पे टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा तो है नहीं। सो दीज आर डिस्क्रिशनरी स्टेबलाइजर्स। वहां पर भी सरकार करती है। फॉर एग्जांपल पहले एम्बुलेंस पे कुछ ऐसा था, मान लो 28% जीएसटी, फिर कोरोना है तो उन्होंने कम कर दिया था, बट वो डिसीजन लेना पड़ता है, इसलिए डिस्क्रिशनरी है। व्हाट अबाउट रेपो रेट एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन और आरबीआई के जो मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स है उसका क्या? वो तो सारे टूल्स डिस्क्रिशनरी हुए ना। कैसा इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाए तो रेपो रेट अपने आप सस्ता हो जाता है? नहीं, आरबीआई गवर्नर को दिमाग लगा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के साथ बैठ के वो स्लो सस्ता करते हैं ताकि लोन सस्ते हो जाए, इकोनॉमिक ग्रोथ में मदद मिले। तो रेपो रेट नॉट ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर वगैरह वगैरह। अब इसमें और हम जाएंगे नहीं कि कौन सा स्टेबलाइजर है कौन सा नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ पास करना है एमसीक्यू, और ये भी मैं नहीं पढ़ा था आपको, लेकिन इतना वो एनसीईआरटी के अंदर इसके आसपास थोड़ी बहुत बातें तो हमने समझ लिया। तो इनमें से कौन सा ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर है? जवाब इनकम टैक्स। रेपो रेट तो नहीं है, ओपन मार्केट ऑपरेशन भी नहीं है, बॉन्ड का प्राइस भी नहीं है, क्योंकि उसमें कोई दिमाग लगाता है अपने आप वो सब चीजें स्लो डाउन में चेंज नहीं हो जाती। तो पर्सनल इनकम टैक्स इज ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर। तो टेक्निकली समझाने में फिर ग्राफ बनाने पड़ेंगे और उसमें इट इज वेस्ट ऑफ टाइम एंड टैलेंट, क्योंकि इतना पूछते नहीं है। ये एनसीईआरटी लोगों को नहीं समझ आती, उसका कारण एनसीईआरटी खुद है। ये सब डाल के उन्होंने बर्बाद किया किताब। तो हमने अब तक देखा ये स्टेबलाइजर तक। इसके बाद बात आती है टैक्स मल्टीप्लायर की, वो हम लोग कल करेंगे। टैक्स मल्टीप्लायर, एफआरडीएम एक्ट, बहुत सारी और बातें, बट इट इज बेटर टू डू इट टुमारो विद फ्रेश माइंड, क्योंकि वो सब समझो लंबा चलेगा। बीच में ब्रेक लेके अभी मैं 12 बजे तक चला हूं, तो वो असल में लाइव क्लास एक्सपीरियंस नहीं है। तो देखिए आगे का कार्यक्रम ये है। सोमवार को क्लास रात 9 बजे, यस। मंगलवार को टेस्ट होगी, वो पिलर 2 में जो ब्लैक मनी फाइनेंस कमीशन सब्सिडी वाला हैंडआउट है उसकी टेस्ट है। बुधवार को भी टेस्ट है, पिलर 2D, मतलब ये जो अपना एफआरडीएम और ये फिजिकल डेफिसिट कल तक खत्म है उसकी टेस्ट है। तो उस हिसाब से आप रख लेना, कल तो वैसे भी छुट्टी होगी ईद की, तो आप बैकलॉग सब खत्म करें। एमसी का मतलब जो भी डाउट है वो बुधवार को मैं अपलोड करता हूँ। गुरुवार से हम लोग थर्ड पिलर में जाएंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एफडीआई वगैरह। इस कारण से मैंने 2 टेस्ट में इसलिए रखता हूं, वरना समझो फिर उस दिन से तो नया पढ़ना है ना, तो पुराने का कैरी फॉरवर्ड करोगे तो वहां कब जाओगे? तो ट्राई टू फिनिश द बैकलॉग, ट्राई टू फिनिश द बैकलॉग, क्योंकि समझो यहाँ तक पहुंचे, ऑलमोस्ट आधे तक हम पहुंच गए। कि सपोज टोटल हैंडआउट इज 1000 पेज, तो बजट वाला ये जो 2D खत्म होता है तब तक में 500 पेज हो गए। आपके 2 पिलर में 500 पेज हो गए, इसका मतलब बाकी पिलर में भी 500 पेज तो है, क्योंकि टोटल 1000 पेज है। पर बाकी पिलर समझो उसमें इतना ज्यादा व्यापक कंटेंट नहीं रहता। पिलर 1 में ज्यादा क्यों रहता है आप जानते हैं, लगभग 8 सवाल तो ये फर्स्ट पिलर में से ही आते हैं इकोनॉमी के साथ जुड़े हुए। सो वी स्टडीड इट मोर। बाकी सब जगह भी आपको कंटेंट है, पर वो इतना वो जल्दी खत्म हो जाएगा। तो बैकलॉग कंप्लीट कीजिए, मिलते हैं कल रात को। ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट।